मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 91 जानवरों का पहाड़। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, जानवरों का पहाड़, एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन स्केल घोड़े के खुर हवा के साथ उस संप्रदाय की ओर बढ़ रहे थे जो पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। जिस पर्वत श्रृंखला पर संप्रदाय स्थित था वह बादलों और कोहरे की मोटी परत से घिरी हुई थी। जुवान युवान घोड़े पर सवार होकर आसमान में सवारी करते हुए शानदार नजारे देख रहा था। उसने पहले कभी इतना स्वतंत्र महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा जमीन की ओर देख रहा हो। पहाड़ों के बीच में कई सफेद सारस आराम से उड़ रहे थे। पहाड़ की चोटियों की रखवाली करने वाले कई जानवर भी थे जिनसे जुवान युवान परिचित नहीं था। पूरे इलाके में शुद्ध क्यूई की अत्यधिक सघन मात्रा थी। जुवान युवान को समय समय पर बाघ या बंदर की चीख सुनाई देती थी। उनके नीचे कई साफ धाराएं थीं। पानी इतना साफ था कि आप पानी में तैरती हुई सभी मछलियों को देख सकते थे। हालांकि वे कोई साधारण मछलियां नहीं थीं, उनमें मास्टर रियल फाइटर्स की शक्ति थी। दूसरे शब्दों में, बिना साधना वाला कोई साधारण व्यक्ति कभी भी उन धाराओं से मछली नहीं पकड़ पाएगा। इसके बजाय वे शक्तिशाली मछलियों द्वारा मारे जा सकते हैं। इन सभी अवलोकनों ने जुवान युवान को अकथनीय विस्मय से भर दिया। जुवान युवान, ध्यान से देखो। इन पहाड़ों में से प्रत्येक के अंदर कम से कम एक जियान योद्धा रहता है। जब तुम जियान क्षेत्र में पहुंचोगे तभी तुम्हारा अपना पहाड़ हो सकता है। उनमें से हर एक खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में छिपाने में सक्षम है। कभी कभी वे गुप्त रूप से शिष्यों का परीक्षण करते हैं कि क्या आप उनकी तकनीक सीखने के लिए उपयुक्त हैं। वे केवल संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में से ही चुनते हैं। मुझे 9 स्वर्गीय हवाओं के पहाड़ से जियान ऑफ विंड ने अपना शिष्य बनने के लिए चुना था। फंग ली ने जुवान युवान को सावधानी से समझाया। उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था और उसने जुवान युवान को एक भाई की तरह माना। बाहरी लोगों के लिए 1 लाख जानवरों के जंगल से गुजरना एक जीवन काल के लिए पर्याप्त क्रूर है, लेकिन संप्रदाय के अंदर सबसे क्रूर प्रतिस्पर्धाएं और साथ ही असली खतरा भी है। आखिरकार जानवर कभी भी इंसानों की तरह चालाक और कुटिल नहीं हो सकते। जुवान युवान, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं हर बार तुम्हारे लिए वहां नहीं हो सकता जब तुम खतरे में हो। जब हम संप्रदाय में पहुंचेंगे तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। अपनी योग्यता से तुम बहुत जल्द एक सच्चे शिष्य बन जाओगे। जुवान युवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या शिष्यों को एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए कोई नियम नहीं है? कागजों पर तो ऐसा है, लेकिन क्या तुम सच में मानते हो कि दुनिया निष्पक्ष है? अगर तुम अपने जैसी पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को मारते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें उसी के अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन अगर मारा गया शिष्य एक साधारण पृष्ठभूमि से आता है तो कोई परवाह नहीं करेगा। केवल कुछ मामूली सजा होगी जो सिर्फ दिखावे के लिए होगी। आंतरिक शिष्यों में दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों लोग हर दिन मारे जाते हैं। वे जंगल से निकल जाते हैं, लेकिन संप्रदाय खुद नहीं। बाहरी शिष्यों के बीच संघर्ष का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। उनमें से हजारों लोग हर दिन मारे जाते हैं। मैंने एक बाहरी शिष्य के रूप में शुरुआत की और मैंने अपने आसपास अपने सभी दोस्तों को मरते हुए देखा है। यह असली फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय है। 8 मिलियन बाहरी शिष्य, 8 लाख आंतरिक शिष्य और 9,000 सच्चे शिष्य हैं। आप संप्रदाय के अंदर के संघर्षों की कल्पना कर सकते हैं। फुंग ली की आवाज शांत थी, लेकिन इन शब्दों से जुबान युवान को जो झटका लगा वह था। उसने सोचा था कि संप्रदाय में बाहरी दुनिया की तुलना में कम संघर्ष होंगे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। बाहरी दुनिया में कई लोगों ने कहा है कि मैं दबंग और क्रूर हूँ, जो भी मेरा विरोध करता है उसे मार देता हूँ, लेकिन दुश्मनों को मारना अपरिहार्य है। अगर मैं उन लोगों को नहीं मारता जो मेरा विरोध करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे? दूसरों को आपको मारने से रोकने का एकमात्र तरीका उन्हें मारना है, ताकि दुश्मनों को भविष्य में आपको फिर से नुकसान पहुंचाने का मौका न मिले। यदि आप कमजोरी का कोई संकेत दिखाते हैं तो लोग केवल उस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। क्या आप जुबान युवान को समझते हैं? जुबान युवान ने गहरी सांस ली। मैं समझ गया। मैं तैयार हूँ। मैं किसी भी आंतरिक शिष्य से नहीं डरता, लेकिन मैं सच्चे शिष्यों के खिलाफ नहीं लड़ पाऊंगा। तुम इस बारे में चिंता मत करो। संप्रदाय में अभी भी कुछ सख्त नियम है। ये नियम सच्चे शिष्यों को बिना किसी उचित दावे के आंतरिक शिष्यों को मारने से रोकते हैं। साथ ही मैं तुम्हें संप्रदाय में लाया हूं और अन्य सच्चे शिष्यों को मेरा सम्मान करना होगा। जिंगयुन जैसा कोई भी व्यक्ति तुम पर हाथ डालने से पहले 2 बार सोचेगा। मैं संप्रदाय में शीर्ष 20 सच्चे शिष्यों में से एक हूं, लेकिन ये केवल सत ही है। जियान के कई शिष्य हैं जो अपने पहाड़ों के अंदर हैं। वे संप्रदाय के अंदर से किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। यहाँ कई शक्तिशाली अभ्यासी हैं और शक्ति प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। फंग ली मुस्कुराया।
जुवान युवान ने फंग ली की बात पर विचार किया। उसे और अधिक ध्यान से विचार करने की जरूरत थी कि वह संप्रदाय के अंदर कैसे जीवित रहेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। थोड़ी देर बाद ड्रैगन स्केल घोड़ा एक विशाल पर्वत शिखर पर उतरा। पर्वत हरियाली से ढका हुआ था। ये जानवरों का पहाड़ है। ये जानवरों के शियान का है। शियान ने अपने शिष्य वान चोऊ को पहाड़ की देखभाल करने के लिए कहा। वान चोऊ और मैं अच्छे दोस्त हैं। हम आपके लिए आपके वाहन के लिए एक अच्छा जानवर लाएंगे। फंग ली मुस्कुराया, फिर उसने जोर से घोषणा की, भाई चोऊ, मैं यहाँ मिलने आया हूँ। उसकी आवाज दूर तक और जोर से गूंजी। मुझे लगता है कि तुम्हारा आना मेरे जानवरों को चुराने की एक जटिल योजना है। एक दबी हुई आवाज गूंजी। फंग लाई स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थे, आप मुझे जानते हैं। वे ड्रैगन स्केल हौस से उतरे और देखा कि एक आदमी 1000 जानवरों का गाउन पहने हुए बाहर आया। वह इतना प्रभावशाली लग रहा था मानो वह सभी जानवरों का राजा हो। आपने पिछली बार ड्रैगन स्केल हॉर्स को छीन लिया था। ये स्वर्गीय ड्रैगन और स्वर्गीय घोड़े के बीच की नस्ल थी। समय के साथ इसकी शक्ति भी बढ़ सकती है। क्या आपको कोई शिकायत है? वान चो असंतुष्ट दिख रहा था, जैसे कि वह इस बात से दुखी था कि फंग लाई ने उसका बेशकीमती घोड़ा छीन लिया, लेकिन उसने जल्दी से फंग लाई की शक्ति को महसूस किया और हंसा। हाँ, तुम सम्राट के दायरे में घुस गए हो। ये जश्न मनाने की बात है। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें एक जानवर चुनने दूंगा। फुंग ली ने जुवानयुवान के कंधे पर थपथपाया, मैं उसके लिए एक सवारी चुनने आया हूँ। वान चौ ने जुवानयुवान को घूर कर देखा। जुवानयुवान ने तुरंत ही अपनी सेना का दबाव महसूस किया। वान चौ निस्संदेह एक शीर्षशाही योद्धा था। हालांकि जुवानयुवान को लगा कि उसे डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए उसने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा और विनम्रता से उसे प्रणाम किया। बड़े भाई वान को नमस्कार। लड़का आपकी नई प्रतिभा है। आपको याद है कि आपके द्वारा वापस लाए गए अन्य शिष्य सभी मारे गए थे, है ना? खैर, आपने उसे अपनी पवन आत्मा भी दी। ऐसा लगता है कि आपको उस पर बहुत भरोसा है। बेशक, अपनी बकवास बंद करो, मुझे एक सफेद बाघ दो। फंग लाई हंसा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांचो ने अपनी आंखें घुमाई। वह फंग लाई का गला घोंटना चाहता था। तुम्हें लगता है कि सफेद बाघ को पाना इतना आसान है? अगर मेरे पास एक है तो मैं सबसे पहले उस पर सवारी करूंगा। तो फिर एक ब्लू ड्रैगन ही काफी होगा। छोड़ो इसे। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। देखो क्या कुछ ऐसा है जो उसे सूट करता है। फंगली ने हंसते हुए कहा। वह बहुत कमजोर है। एक जंगली योद्धा मेरे पास मौजूद किसी भी जानवर को वश में नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? पवन आत्मा का पुनर्जन्म। आम लोग आध्यात्मिक जानवरों को वश में नहीं कर सकते। वान चौ का धैर्य बढ़ता जा रहा था। पवन आत्मा का पुनर्जन्म। जुवानयुवान ने तुरंत लालच से पूछा, वह क्या है? मुझे पता था कि फंगली कोई साधारण लड़का नहीं था। अन्यथा 18 साल का होने पर वह इतनी जल्दी कैसे प्रगति कर सकता है? उसे एक शक्तिशाली लड़ाकू हवा की आत्मा के पुनर्जन्म की मेजबानी करनी चाहिए। लालच ने समझाया। उसके अंदर एक शक्ति दबाई जा रही है। ये हवा से लड़ने वाली होनी चाहिए। वह इसे तभी नियंत्रित कर पाएगा जब वह बड़ा हो जाएगा। लड़ाकू हवा। इस दुनिया में अलग अलग तरह की लड़ाकू ताकतें हैं, सोना, धरती, पानी, आग, लकड़ी, बिजली और हवा। मुझे आश्चर्य है कि भाई फंग लाई की लड़ाकू हवा की रैंक क्या है। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद शीर्ष 36 में से एक, अन्यथा बल में मानव के अंदर संवेदनशील बनने और पुनर्जन्म लेने की शक्ति नहीं होगी। जुवानयुवान को अंततः समझ में आ गया कि संप्रदाय ने फंग लाई को प्रशिक्षित करने में इतना प्रयास क्यों किया। ये कैसा रहेगा? हम एक जानवर का अंडा चुनेंगे और लड़का उसे बचपन से ही प्रशिक्षित कर सकता है। फिर जानवर तुम्हें अपना मालिक मान लेगा। तुम क्या सोचते हो? वान चोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि फंगली भौहें सिकोड़ रहा था। जुवानयुवान ने सिर हिलाया और मुस्कुराहट लौटाते हुए कहा, ये बहुत बढ़िया लगता है। धन्यवाद, भाई वान। फुंगली ने कुछ नहीं कहा क्योंकि जुवानयुवान पहले ही सहमत हो चुका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 92 गर्भाधान कक्ष। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, गर्भाधान कक्ष, एड्स बाय पब फ्यूचर। अंडों को गर्भाधान में जितना अधिक समय लगेगा, जानवर उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे, इसलिए आपको अपना अंडा चुनते समय सावधान रहना चाहिए। कुछ अंडों को फूटने में बहुत समय लगेगा और आप अंडे फूटने से बहुत पहले ही मर जाएंगे, जब तक कि आप अंडे को गर्भाधान की अवधि कम करने के लिए पर्याप्त सार और क्यूई प्रदान न कर सके। वांचो ने आगे बढ़ते हुए समझाया। पहाड़ क्यूई से भरपूर थे। इन झेलुओं द्वारा दिए गए मोती के साथ जुवानयुवान अपने चारों ओर क्यूई की प्रचुरता महसूस कर सकता था।
ये क्यूई की एक शुद्ध धारा थी जो धीरे धीरे उसके शरीर के हर कोने को शुद्ध कर रही थी। उसके छिद्र खुल गए थे और क्यूई को उसके शरीर में, उसकी नसों के माध्यम से और उसकी अस्थि मज्जा में अवशोषित कर रहे थे। जब से उसने जंगली क्षेत्र में कदम रखा, लालच ने उसे मज्जा को परिष्कृत करने का तरीका दिया। ऐसा लगता है कि उसकी अस्थि मज्जा में अपना जीवन है और उसने तुरंत क्यूई को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया थी। लालच के अनुसार जुवान युवान को सामान्य लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक मेहनत करनी होगी। सभी जीवों का शरीर शक्तिशाली था, लेकिन इसे सामान्य शरीरों की तुलना में परिष्कृत करना भी अधिक कठिन था। उदाहरण के लिए, वह उसी स्तर के अन्य अभ्यासियों के विपरीत केवल एक जंगली अमृत लेकर जंगली सेनानियों के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। उसके मन के अंदर स्वर्गीय ड्रैगन रिफाइनिंग मैरोज भी प्रकट हो गया था। जुवान युवान ने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की, ये जानते हुए कि यह इन झेलुओं का उसे उपहार था। हालांकि वह भक्षण तकनीक से नाखुश था जो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। लालची बूढ़े बदमाश, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं जंगली क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो भक्षण तकनीक बदल जाएगी? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? युद्ध के दौरान मेरी लड़ाई क्यूई बहुत जल्दी इस्तेमाल हो जाती है, अगर यह रूपांतरित नहीं होती है। क्या बकवास है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारे पास अभी जितनी क्यूई है, वह एक सामान्य जंगली योद्धा से 10 गुना ज्यादा है। तुम फिर भी शिकायत क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कभी ऐसा जंगली योद्धा देखा है जो एक साथ 3 उच्च श्रेणी के पृथ्वी उपकरणों को सक्रिय कर सकता है? तुम गलत हो, बेटा। मैंने कहा था, जब तुम जंगली क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाओगे और अपनी सारी मज्जाओं को परिष्कृत कर लोगे, तो एक महान परिवर्तन होगा। लालच जुवान युवान के आरोप पर क्रोधित हो गया। जब तुम उस बिंदु पर पहुंचोगे तो तुम समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है। तुम्हारे जैसा बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा। जब जुवान युवान को लालच का गुस्सा महसूस हुआ तो वह मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हंसना बंद करो। जाओ, तुम्हारे पास जो 5 मिलियन किंग सिक्के हैं, उन्हें ले लो और उनसे मेरे लिए कुछ लड़ाई के पत्थर, क्रिस्टल और जेड खरीदो। जुवान युवान ने तुरंत हंसना बंद कर दिया और गंभीर हो गया। क्या तुम लालची बूढ़े कमीने, मेरे पास इतना ही पैसा है, तुम दिन दहाड़े ऐसी डकैती कैसे कर सकते हो? अब ग्रीड की हंसने की बारी थी। ठीक है, अगर भविष्य में तुम किसी ग्रैंड मास्टर फाइटर को नाराज करोगे, तो मेरे पास हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं होगी, भले ही तुम मर जाओ। अगर तुम मर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तुम्हारी खूबसूरत मास्टर अपनी तय शादी को जारी रखेगी और तुम्हें भूल जाएगी। धत्तेरी की। जब वे मजाक कर रहे थे तो जुवान युवान, वांचो और फंग ली गर्भाधान कक्ष नामक जगह पर पहुंच गए थे। अंदर कई शुद्ध लड़ाकू क्रिस्टल व्यवस्थित ढंग से फैले हुए थे। प्रत्येक क्रिस्टल के ऊपर सभी अलग अलग आकार और रंगों के अंडे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। छोटे भाई जुवान युवान, वह चुन लो जिसे तुम पाना चाहते हो। वान चो जानता था कि जुवान युवान संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनने वाला था, इसलिए वह पहले से ही उसे भाई कह रहा था। हालांकि वह एकमात्र आंतरिक शिष्य था जिसे कभी भी अपना अंडा चुनने की अनुमति थी। कमरे के अंदर सभी जानवरों को अकेले पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था, लेकिन जुवान युवान की सिफारिश फंगली ने की थी, इसलिए यह पूरी तरह से अलग कहानी थी। जुवान युवान एक मानव सिर के आकार के अंडे के पास गया। वह अंडे के अंदर तीव्र ज्वलंत जीवन सार को महसूस कर सकता था। वान चो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अग्नि क्रेन का अंडा है। इसमें फीनिक्स और आध्यात्मिक क्रेन की रक्त रेखाएं हैं। जब यह फूटेगा तो यह बहुत शक्तिशाली जानवर होगा। जुवान युवान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर वह एक बहुत ही रंगीन बड़े अंडे के पास गया। ये 7 रंगों वाले अजगर का अंडा है। इसमें स्वर्गीय अजगर और 7 आकाशीय ड्रैगन का रक्तवंश था। इसे सेने के लिए बहुत सारे शुद्ध लड़ाकू जेड और क्रिस्टल की आवश्यकता होगी, लेकिन ये फंगलाई के ड्रैगन स्केल होस्ट जितना ही मजबूत होगा। जुवान युवान बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपना निर्णय लेने से पहले अन्य अंडों पर भी नजर डालने का निर्णय लिया। कमरे के अंदर कम से कम 800 अंडे थे। उनमें से हर एक में एक असाधारण जानवर था। वह एक काले अंडे के करीब गया जो एक बाल्टी के आकार का था। समय के साथ उसके नीचे का क्रिस्टल अपनी चमक खोता जा रहा था। अंडे ने क्रिस्टल के अंदर की सारी शक्ति को लगभग सोख लिया था। वांचो थोड़ा घबरा गया जब उसने देखा कि जुवान युवान अंडे के पास आ रहा है। इस बच्चे की आंखें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल फंग लाई की तरह। जुवान युवान ने मासूमियत से वांचो को देखा और पूछा, भाई वान, इसमें क्या है? आह, यह एक बेसाल्टिक कछुए और एक स्वर्गीय ड्रैगन से उत्पन्न एक जानवर है। ये बेहद शक्तिशाली होगा। हालांकि इस अंडे को सेने में 1000 साल और लग सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे सेने में भी सक्षम न हो, भले ही आपने इस जीवन काल में अर्जित हर सिक्का खर्च कर दिया हो। जुवान युवान को लगा कि वह इस अंडे की ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो गया है। उसने उसे हल्के से छुआ और सोचा कि अगर उसे ड्रैगन स्केल होस्ट जैसा शक्तिशाली जानवर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा।
भाई जुवानयुवान, आपको जो जेड और क्रिस्टल चाहिए उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। फंगली ने वान चोऊ को चिढ़ाते हुए कहा। वह जानता था कि वान चोऊ नहीं चाहेगा कि जुवानयुवान यह अंडा छीन ले। एड्स बाय पब फ्यूचर, तो मैं चुनूंगा। जुवानयुवान को अचानक महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसके शरीर के अंदर से क्यूई को खींच रही है। ये शक्ति यादों की उत्पत्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। जुवानयुवान के मन के अंदर से लालच चीख उठा, उसे मत चुनो। उस भावना का अनुसरण करो। जल्दी करो, मेरी बात सुनो। लालच चिंतित लग रहा था। वह भी अजीब सनसनी महसूस कर सकता था, इसलिए जुवानयुवान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अंडे से दूर चला गया। मैं चारों ओर देखूंगा। फुंग ली इस फैसले से नाराज थे, लेकिन उन्होंने इस बात का सम्मान किया कि यह जुवानयुवान की पसंद थी। दूसरी ओर वान चोऊ बहुत राहत महसूस कर रहे थे। जुवानयुवान ने उस शक्ति का अनुसरण किया जो क्यूई को अवशोषित कर रही थी। चूंकि उसने भक्षण तकनीक का अभ्यास किया था, इसलिए वह प्रत्येक सांस के साथ हवा से क्यूई को महसूस कर सकता था और अवशोषित कर सकता था, लेकिन अन्य लोग क्यूई की उपस्थिति को केवल तभी महसूस कर सकते थे जब क्यूई से समृद्ध वातावरण में हो। हालांकि शक्ति जुवानयुवान की उपस्थिति को महसूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरे से पुकार रही हो। यह अजीब तरह से दिलचस्प था। अंत में जुवानयुवान एक अंडे के करीब गया जो एक वयस्क व्यक्ति के समान आकार का था, जो एक गेंद में मुड़ा हुआ था। पूरा खोल स्याही के काले रंग का था और जंग जैसी दिखने वाली चीज से ढका हुआ था। ये जंग लगे काले लोहे जैसा लग रहा था, बिल्कुल उसके खंजर की तरह। अंडे के नीचे एक विशाल क्रिस्टल रखा हुआ था जो घनी ऊर्जा से भरा हुआ था। जब जुवानयुवान अंडे के करीब गया तो वान चोऊ मुस्कुराया। भाई जुवानयुवान, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं। यह अंडा यहाँ 1000 साल से ज्यादा समय से है, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है। जब यह फूटेगा तो जरूर कोई बहुत शक्तिशाली चीज होगी। फंगली ने अपनी आंखें घुमाई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह जुवानयुवान की पसंद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। अंडा प्रसिद्ध था, यह 1000 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ था और यह हमेशा दूसरे अंडों की तुलना में क्रिस्टल से शक्ति को बहुत धीरे से अवशोषित करता था। संप्रदाय में किसी को भी पता नहीं था कि अंदर कौन सा जानवर है। जुवानयुवान को यह अजीब लगा कि एक अंडा यहाँ 1000 साल से ज्यादा समय से पड़ा हुआ था। लालच पागलों की तरह चिल्लाया, बेटा, ये वही है। ये वही है। क्या तुम शांत हो सकते हो? इतना शोर शराबा क्यों है? क्या है ये? जुवानयुवान ने शांत भाव से कहा, लेकिन वास्तव में वह बहुत उत्साहित भी था। लालच चिल्लाया, यही चुनना है। बकवास बंद करो। कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए जुवानयुवान ने वांचो को सिर हिलाकर कहा, भाई वान, ये वह अंडा है जिसे मैं चुनूंगा। वांचो ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया। यह एक बढ़िया विकल्प है। फंग ली ने अपनी राय देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब जुवानयुवान ने काले अंडे को छुआ तो अंडा हिंसक रूप से हिलने लगा। जुवानयुवान की भक्षण तकनीक की शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी शक्ति गूंज उठी। एक पल में विशाल क्रिस्टल धुंधला हो गया क्योंकि अंडे ने आखिरी बूंद तक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। अगले ही पल क्रिस्टल एक महीन पाउडर में बिखर गया। वान चाओ और फंग ली दोनों ही अवाक रह गए। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 93 माउंट फाइटिंग ड्रैगन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, माउंट फाइटिंग ड्रैगन, एड्स बाय पब फ्यूचर। अभी क्या हुआ? वान चोऊ ने खुद से ही बुदबुदाया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और वह चिल्लाया, यह एक जानवर है जो अपना मालिक चुनता है। हा, भाई चो, तुमने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा, है ना? तुम अब अंडा वापस नहीं ले सकते। केवल एक जियान स्तर का जानवर या उससे ऊपर का जानवर ही अपना मालिक चुन सकता है। फंग ली को पता था कि काले अंडे में कोई अविश्वसनीय जानवर होना चाहिए, इसलिए उसने वानचो को देखकर मुस्कुराया। इस दुनिया में जानवरों के लिए एक रैंकिंग थी। 36 ज्ञात शेन जानवर और 72 ज्ञात जियान जानवर थे, जो सभी बेहद शक्तिशाली थे। जब कोई अभ्यासी शाही क्षेत्र में प्रवेश करता था, तो वह एक जानवर में भी बदल सकता था, जैसे कि फेंग युन, जो एक रॉक में बदल गया जिसने फेंग युयू को दूर ले गया। ये कैसे संभव है? मेरे मालिक को यह अंडा हजारों साल पहले दक्षिण में एक सुदूर इलाके में मिला था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर किस तरह का जानवर रहता है, इसलिए उन्होंने इसे गर्भाधान कक्ष में रख दिया। पिछली सहस्राब्दी के दौरान अंडा हर साल केवल एक क्रिस्टल से ही ऊर्जा अवशोषित करता था, जो अन्य अंडों की तुलना में बहुत धीमी गति से होता था। यह एक जियान जानवर कैसे हो सकता है? वान चोऊ चौंक गया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ कह दिया था। मेरा मतलब है कि चूंकि अंडे ने छोटे भाई जुवानयुवान को अपना स्वामी माना है, तो बेशक ये तुम्हारा है। हा,
वान चोऊ ने अंडा देते हुए कहा कि उसका दिल टूट रहा है। जुवान युवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस उसे खुश करने के लिए धन्यवाद भाई वान। तुम्हारे पास जरूर भक्षक सम्राट से संबंधित कर्म होंगे। मुझे पता था कि इतने समय के बाद भी यह नहीं मरेगा। ऐसा लगता है कि इसने रिवर्स पुनर्जन्म का उपयोग किया है। यह अभी भी इसके 9 जीवन में से केवल पहला है। हा, यह मुझसे भी ज्यादा लालची है, तुम्हें इंतजार करके देखना होगा बेटा। लालच बहुत उत्साहित था, जैसे वह लंबे समय के बाद किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। ये लालची है, लेकिन मौत से भी बहुत डरता है। बस ये साल में एक क्रिस्टल पर जीवित रहने के बारे में सोचेगा। इसे फेंक दिए जाने का कोई खतरा नहीं होगा, साथ ही इसे बनाए रखने में ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। इस तरह इसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा और इसके बजाय इसे एक रहस्यमयी खजाने के रूप में रखा जाएगा। यह अभी भी हमेशा की तरह ही धूर्त है। जुवान युवान समझ नहीं पाया कि लालच क्या कह रहा था, लेकिन उसे याद आया कि लालच ने एक बार क्या पूछा था, क्या ये भक्षक सम्राट की सवारी है? तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं। ये सही है। इसने बहुत समय तक सम्राट का पीछा किया, मुझसे भी ज्यादा समय तक। ये जन्म से ही सम्राट के साथ था और बचपन में सम्राट के साथ ही बड़ा हुआ। लेकिन इसने रिवर्स रीइंकार्नेशन का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि यह गंभीर रूप से घायल अवस्था में है। इसे अपनी शक्ति को बहाल करने के लिए बहुत सारे जीवन सार और प्राकृतिक लड़ाई क्यूई की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक लड़ाई क्यूई जुवान युवान समझ नहीं सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। लड़ाई के पत्थर, जेड, क्रिस्टल और सांद्रता सभी क्यूई के सबसे प्राकृतिक और शुद्धतम द्वारा निर्मित होते हैं। वे सभी अपनी शुद्धता के स्तर के अनुसार अलग अलग वर्ग के होते हैं, लेकिन वे सभी मनुष्य की लड़ाई क्यूई से कहीं अधिक शुद्ध होते हैं। क्या तुम समझे? लालच बहुत खुश लग रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने शांति से कहा, इसे सेते रहना आसान नहीं होगा। इसे जीवन सार भी खाना होगा। तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हें हम दोनों के लिए पर्याप्त जीवन सार प्रदान करना होगा बेटा। जुवान युवान इस बात से चिढ़ गया, लानत है, तुम तो बस मुझसे सामान लेते रहते हो। बेटा, तुम्हें खुश करना मुश्किल है। दुनिया भर के सभी संप्रदाय निश्चित रूप से सम्राटों की विरासत के लिए लड़ेंगे, अगर उन्हें हमारे अस्तित्व का पता चले, लेकिन वे हमें नियंत्रित करने की भी कोशिश करेंगे। चूंकि तुम्हारे पास सभी रचनाओं का एक समूह है, इसलिए हम तुम्हारा उपयोग करके अपनी ताकत बहाल कर सकते हैं, लेकिन हमें नियंत्रित होना पसंद नहीं है। हम स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि हम आपको जो भी तकनीकें देते हैं, वे दुनिया के सारे पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। अगर आप मेमोरीज की कोई दूसरी उत्पत्ति खोज सकते हैं, तो मैं आपको 5 अंगों को परिष्कृत करने का तरीका सिखा सकता हूँ। बेशक ये बेहतर होगा कि आप हमारे लिए दूसरे स्कूलों से और तकनीकें ढूंढ सकें। जुवान युवान ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई। लालच चोर से बेहतर नहीं है, उसने सोचा। चोर कौन है? ये सबसे योग्य की उत्तरजीविता है। यही मार्शल आर्ट का तरीका है। क्या तुम जानते हो कि एक संप्रदाय के पास इतनी सारी अलग अलग तकनीकें क्यों हो सकती है? पहले कई संप्रदाय थे जो पूरे देश में फैले हुए थे, लेकिन सभी युद्धों और लड़ाइयों के बाद केवल कुछ ही संप्रदाय बचे हैं। उनके पास जो तकनीकें हैं, वे सभी दूसरे स्कूल या संप्रदाय के कत्लेआम से ली गई हैं। तुमने यहाँ तक आते आते कई लोगों को मार डाला है और उनके पैसे भी लूटे हैं। तुमने मुझे चोर कहने की हिम्मत कैसे की? तुम भी हमारे जैसे ही हो। जुवान युवान को इस बात से सहमत होना पड़ा कि लालच इस मामले में सही था। फिर उसने अंडे को कुछ समय के लिए अपनी अंगूठी के अंदर रख दिया। जब उसने पलटकर देखा कि वान चोऊ व्याकुल था, तो उसने गहराई से झुककर कहा, धन्यवाद भाई वान। उसकी आवाज ने वान चौ का ध्यान खींचा। वान चौ ने सख्ती से मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत स्वागत है। आपको दूसरे काम निपटाने होंगे, इसलिए मैं आपको विदा नहीं करूंगा। अलविदा। फुंग ली ने हंसते हुए कहा, तो फिर हम विदा लेते हैं भाई चौ। अपना ख्याल रखना। हम समय समय पर आपसे मिलने आते रहेंगे। फंग ली और जुवान युवान जल्दी से पहाड़ से चले गए और वान चोऊ को पछतावे और आत्मदया में डूबे रहने के लिए छोड़ दिया। वान चोऊ ने कसम खाई कि अब से वह गर्भाधान कक्ष में हर एक अजीब अंडे की अच्छी तरह से जांच करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ भाई जुवान युवान, आप छिपे हुए रत्नों को खोजने में बहुत अच्छे हैं। मुझे आश्चर्य है कि अंडे के अंदर क्या है, ये वास्तव में एक जियान जानवर हो सकता है। फंग ली खुश था। वह पहले से ही जुवान युवान को पसंद कर चुका था, इसलिए वह उसके लिए बेहद खुश था। मुझे नहीं पता, मैंने बस इसे हल्के से छुआ और उसके बाद ये हिल गया। ऐसा लगा जैसे यह मुझे बुला रहा है, इसलिए मैंने इसे चुना। अगर यह जियान जानवर नहीं भी है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुवान युवान ने शांति से उत्तर दिया। यह एक बार सम्राट की सवारी थी, इसलिए परिपक्व होने पर इसके कमजोर होने की कोई संभावना नहीं थी। भाई फंगली, क्या यहाँ कोई न्याय स्टैंड है? मैं यहाँ आने के रास्ते में जो कुछ भी इकट्ठा किया है, उसे कुछ पुरस्कारों के लिए बदलना चाहता हूँ।
बेशक, लेकिन आपको अभी भी फाइटिंग ड्रैगन्स के टोकन की जरूरत है ताकि आप उन्हें मेरिट पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज कर सकें। हम पहले माउंट फाइटिंग ड्रैगन पर वापस जाएंगे। उस पहाड़ पर भी एक स्टैंड है। फिर हम अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे और आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। कोई समस्या नहीं, जुवानयुवान ने उत्तर दिया। फिर उसने लालच से कहा, अगर अंडा अधिग्रहण के सम्राट से उन 9 पत्थरों की शक्ति को अवशोषित करता है, तो क्या वह अपनी शक्ति को बहाल कर पाएगा? तब मुझे अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर यह पत्थरों की शक्ति को अवशोषित कर सकता है, तो यह तुम्हारी अंगूठी में प्रवेश करते ही ऐसा कर देता। यह इतनी शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह पत्थरों के अंदर की शक्ति का एक अंश अवशोषित करने की कोशिश में ही मारा जा सकता है। यहाँ तक कि मैं भी उनकी शक्ति को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करता। इसने पिछले कुछ वर्षों में मुझसे भी अधिक नुकसान झेला है। जब तुम और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे, तो मैं तुमसे केवल एक ही बात कहूंगा, बेटा, उन सभी को मार डालो जो भक्षक सम्राट के पतन से जुड़े थे। उन सभी का नरसंहार करो। लालच ने विषैलेपन से कहा, मैं करूंगा। जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं सम्राट से बदला लूंगा। मैं उसकी बनाई तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं, इसलिए वह कई मायनों में मेरा उपकारक है। जुवानयुवान ने खुद से और लालच से कसम खाई। ड्रैगन स्केल घोड़ा हवा में सर पर दौड़ता हुआ एक विशाल पर्वत की ओर बढ़ रहा था। वो पर्वत लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय का घर था। यह माउंट फाइटिंग ड्रैगन है। आपको भविष्य में यही अपनी साधना जारी रखनी होगी। अपनी ताकत के साथ आप आसानी से एक शीर्ष आंतरिक शिष्य बन जाएंगे। आपको इन हॉल के अंदर परीक्षक के पास जाना चाहिए। यदि आप उसकी परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो आपको फाइटिंग ड्रैगन्स का टोकन मिलेगा। आप बाद में न्यायपीठ पर जा सकते हैं। पहाड़ को देखते हुए फंग ली के दिमाग में अतीत की कई यादें कौंध गईं। जंगल से गुजरने के बाद आप इन हॉल में पहुंच जाएंगे। ये सभी आंतरिक शिष्यों के लिए सबसे निचला स्तर है। यहाँ नीचे बाहरी शिष्य रहते हैं। याद रखें, आपको धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी चाहिए जब तक कि आप शीर्ष पर न पहुंच जाएं और योग्यता सूची में अपनी रैंकिंग प्राप्त न कर लें। तब आप वास्तव में फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय का हिस्सा बन जाएंगे। फंग ली ने जुवानयुवान को पहाड़ के आधे रास्ते पर उतार दिया, इससे पहले कि वह अपने घोड़े पर वापस हवा में उड़ जाता। मैं समझ गया, भाई फंग ली। उसने फंग ली को देखा और उसे जाते हुए देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आगे एक हरा भरा जंगल था। उसने एक गहरी सांस ली और जंगल की गहराई में भाग गया। मेरी मदद करो। अचानक एक महिला की मदद के लिए पुकार हवा में गूंज उठी। जुवानयुवान ने भौहें सिकुड़ी और आवाज की ओर मुड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 94 लियू जियांग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण लियू जियांग एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम छोटी कुतिया हो, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, एक महिला ने धमकी भरे अंदाज में कहा। वह बियू की बहन बिफू थी, जो बियू से बहुत मिलती जुलती थी। उसके बगल में कई आंतरिक शिष्य खड़े थे जो सभी जंगली क्षेत्र के प्रवेश स्तर पर थे। वे भूखे भेड़ियों की तरह जमीन पर पड़ी लड़की को घूर रहे थे, क्योंकि वह बिफू से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। आगे बढ़ो और उस छोटी कुतिया के साथ खेलो, इससे पहले कि तुम उसे मार डालो, बिफू ने जहर उगलते हुए कहा। उसका व्यक्तित्व बिल्कुल उसकी बहन जैसा था। बिफू, तुम अपने साथी शिष्यों में से किसी को मारने की हिम्मत करोगे, इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसने आंतरिक शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका रंग ऐसा लग रहा था जैसे उसे नशीला पदार्थ दिया गया हो। उसने अपने आसपास के लोगों को गुस्से से घूरा, लेकिन उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। लियू जियांग, तुमने सोचा था कि भाई चेन जुनचो तुम्हारे जैसे किसी के प्यार में पड़ जाएगा। वह योग्यता की सूची में चौथे स्थान पर है। वह जितनी चाहे उतनी महिलाओं का चयन कर सकता है। अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। बिफू ने लियू जियांग को तिरस्कार से देखा। लड़की को आखिरकार समझ में आ गया कि बिफू को उससे दुश्मनी क्यों थी। ये जुनचो की वजह से है। बिफू, अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन जुनचो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भले ही मैं तस्वीर से बाहर हो जाऊं, लेकिन उसे तुम जैसे किसी व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लियू जियांग गुस्से से मुस्कुराया। बिफू गुस्से से लाल हो गया। इस लड़की ने उसकी दुखती रग को छू दिया था। तुम सब लोग उसे मारने से पहले पूरी मस्ती कर लो, फिर उसके नग्न शरीर को पहाड़ से नीचे फेंक दो ताकि बाहर के सभी शिष्य उसे देख सकें। लियू शियांग की ये बातें सुनकर चेहरा पीला पड़ गया। 10 जंगली लड़ाके उसकी ओर झपटे और उसके कपड़े फाड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पर केवल अंतःवस्त्र ही बचे। मदद करो, वह डर के मारे चिल्लाने लगी। हाँ, उसकी त्वचा बहुत नाजुक और मुलायम है। पहले कौन जा रहा है?
बेशक ये सही है, बड़ा भाई हमेशा पहले जाता है। उस शरीर को देखो, उनके गंदे हाथ लियू शियांग के शरीर को टटोल रहे थे। वह शर्मिंदगी सहने के बजाय मर जाना ज्यादा पसंद करेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक एक जबरदस्त ठंडी रोशनी आई। वहां मौजूद हर किसी को लगा कि उनका दम घुट रहा है। यह जुवानयुवान था जो अभी अभी आया था। अपने हाथ में पवन आत्मा के साथ वह सबसे तेज हवा की तरह यात्रा कर रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और एक जबरदस्त शक्ति ने 10 लोगों को पीछे की ओर गिरा दिया। फर्श पर गिरने से पहले उनकी हड्डियां टूट गईं। बिफू चिल्लाया। वह 60 ड्रैगन की ताकत वाली एक शीर्ष जंगली योद्धा थी, लेकिन ये ताकत उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जिसे वह उजागर नहीं कर सकती थी। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिफू अभी भी डरी नहीं थी। उसकी बहन बियुए एक राजा क्षेत्र की योद्धा थी जिसके कई संबंध थे। वह एक साधारण शिष्य से नहीं डरती। जुवानयुवान ने उसकी ओर देखा और सोचा कि वह बहुत परिचित लग रही है। बियुए आपसे कैसे संबंधित है? बिफू ने तुरंत गर्व से कहा, बियू मेरी बड़ी बहन है। तुम कौन हो? जब तुम जानते हो कि मेरी बहन कौन है तो तुम मेरे व्यवसाय में क्यों शामिल हो? ओह, मैं तुम्हें छोड़ देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चूंकि तुम बियुए की बहन हो, इसलिए ऐसा नहीं हो सकेगा। जुवानयुवान ने कहा और वह उसके पास जाने लगा। बिफू का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। वह कांपने लगी और बोली, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें चीर कर रख सकती हूँ। मैं सिर्फ एक एहसान चुका रहा हूँ। जुवानयुवान मुस्कुराया। उसने अपनी विंड स्पिरिट को संभाल कर रखा और बिफू के सारे कपड़े उतार दिए। वह पूरी तरह से नंगी हो गई थी। मुझे मत मारो, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। बिफू उन्माद में आगे बढ़ी और खुद को जुवानयुवान के चारों ओर लपेट लिया और उसकी जांघों को सहलाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें जो करना है करने दूंगा। कृपया मुझे मत मारना। जुवानयुवान जोर से हंसा, मैं तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं मारूंगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जुवानयुवान ने उससे उसकी लड़ाई की अंगूठी और मध्यम श्रेणी के पृथ्वी के उपकरणों का सेट छीन लिया। फिर उसने बिफू की गर्दन पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई और जमीन पर नंगी हो गई। जुवानयुवान ने पुरुषों की सारी संपत्ति भी छीन ली। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने बिफू के कपड़े लियू जियांग को सौंप दिए। उन्हें चालू कर दो। धन्यवाद, तुमने सच में मुझे बचा लिया। वह अभी भी कुछ देर तक समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी आधी नंगी है तो उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए। जब उसने अपना संयम संभाला तो वह खड़ी हुई और जुवानयुवान को प्रणाम किया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको कैसे संबोधित करूँ। जुवानयुवान, उसने जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे डर था कि अगर वह उसे अकेला छोड़ देगा तो ये लड़की बिफू को तुरंत मार डालेगी। अगर उसकी बहन को मार दिया गया तो बियुई सीधे बदला लेने आएगी। उसके पास अभी भी बियुई से खुद को बचाने की शक्ति नहीं थी। इसलिए उसने लियू शियांग की ओर देखा और कहा, चलो चले। लियू शियांग की आंखों में जानलेवा नफरत की एक चमक भर गई, लेकिन उसने देखा कि जुवानयुवान का बिफू को मारने का इरादा नहीं था, इसलिए उसने खुद को संयमित किया और जुवानयुवान का पीछा किया। मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? वह ध्यान से जुवानयुवान को देख रही थी। उसके पास जो भी उपकरण थे वे सभी असाधारण थे। चेन जुनचो के पास इतने मूल्यवान उपकरण भी नहीं थे। मैं अभी अभी पहाड़ पर पहुंचा हूं। मैं अपना टोकन लेने के लिए इन हॉल की ओर जा रहा था। जुवानयुवान ने कहा, आपको भविष्य में और अधिक सावधान रहना चाहिए। आप हर बार इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। आप सही कह रहे हैं, सीनियर। उसने जुवानयुवान की ओर देखा, अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी। मुझे वरिष्ठ कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस जुवानयुवान ही काफी होगा। भाई जुवानयुवान, बियुए आपको आसानी से जाने नहीं देगी। जब उसे पता चलेगा कि आपने मुझे बचाया है। बहुत सावधान रहना। मैं जंगल छोड़ने में आपके साथ नहीं जाऊंगा। बियुए के परिवार की नजर हर जगह है। अगर वे हमें साथ देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने ही मुझे बचाया है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ से अपने रास्ते चला जाऊंगा। वह जानती थी कि जुवानयुवान मुसीबत से बचना चाहता था क्योंकि उसने बिफू को नहीं मारा था। उसकी प्राथमिकता चेन जुनचो को ढूंढना और उसे बताना था कि क्या हुआ था। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हम फिर मिलेंगे। मैं बाद में आकर तुम्हें ढूंढूंगी, उसने कहा और विपरीत दिशा में भाग गई। जुवानयुवान ने बिना कुछ सोचे समझे इना हॉल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट के भीतर वह एक शानदार हॉल में पहुंच गया। इना हॉल। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, 2 लोगों ने उसे तुरंत देख लिया। वे जंगली लड़ाके थे जो जंगल के किनारे इंतजार कर रहे थे। क्या वह युवती लियू शियांग को उसी दिशा में जंगल में नहीं ले गई? वह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या वह कोई बाहरी शिष्य है? क्या उसे अभी अभी पदोन्नति मिली है? ये संभव है। जाओ औरत को खबर करो।
लगता है वह बहुत जल्दी में है। अगर लियू शियांग वाली घटना किसी ने देखी तो वे जंगल में भाग गए और जुवान युवान का चेहरा अपने मन में बसा लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 95 परीक्षा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण परीक्षा एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रत्येक आंतरिक शिष्य को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए आंतरिक हॉल से होकर गुजरना पड़ता था। 8 मिलियन बाहरी शिष्यों में से एक आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत होने की परीक्षा बेहद क्रूर थी। बाहरी दुनिया में मास्टर क्षेत्र के लड़ाकों को बहुत सम्मान दिया जाता था, लेकिन वे केवल संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के सेवक के रूप में ही योग्य होते थे। आध्यात्मिक क्षेत्र बाहरी शिष्य बनने के लिए सबसे कम आवश्यकता थी। जब तक कोई व्यक्ति विशेष रूप से प्रतिभाशाली न हो, तब तक अधिकांश जंगली लड़ाके केवल शीर्ष बाहरी शिष्य ही होते थे। एक बार जब वे आंतरिक शिष्य बन गए, तो वे कई अतिरिक्त लाभों का आनंद लेने में सक्षम हो गए, जैसे बेहतर गुणवत्ता वाली दवा, अमृत, उपकरण और अधिक शक्तिशाली तकनीकें। संप्रदाय ने उन्हें पदोन्नति पर शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों का एक सेट प्रदान किया, जो संप्रदाय की अविश्वसनीय संपत्ति को दर्शाता है। जुवान युवान ने आंतरिक हॉल में अपना पहला कदम रखा और वह इसकी भव्यता से चकित रह गया। जहां तक वह देख सकता था, पूरा फर्श कठोर महोगनी लकड़ी से बना था। अचानक हॉल में एक आवाज गूंजी, आप कौन है? केवल आंतरिक शिष्य ही इस हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। जुवान युवान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक मोटा आदमी जिसकी छोटी छोटी आंखें थीं, उसे देख रहा था। उसने एक आंतरिक शिष्य के कपड़े पहने हुए थे। कपड़ों पर 6 ड्रैगन की छवियां कढ़ाई की हुई थीं। इस आदमी के चारों ओर एक बहुत ही भयानक आभा थी। वह जंगली क्षेत्र के शिखर पर था, जिसमें कम से कम 60 ड्रैगन की ताकत थी। मैं यहाँ परीक्षण के लिए आया हूँ। मैं एक आंतरिक शिष्य के रूप में पंजीकरण कराने जा रहा हूँ। ओह, तो तुम जंगली क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी उम्र के हिसाब से यह बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अभी आंतरिक शिष्य के रूप में लिया जा सकता है। मैं यहाँ के परीक्षकों में से एक हूँ, झाओ मैनफेंग। मेरे पीछे आओ। झाओ मैनफेंग ने जुवान युवान की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये युवा लड़का अच्छी तरह से सुसज्जित है। वह एक असाधारण प्रतिभा वाला होना चाहिए। ये परीक्षण स्थल है जहां सभी बाहरी शिष्यों का परीक्षण किया जाता है। उन्हें अगले परीक्षण में आगे बढ़ने के लिए 3 लोगों को हराना होगा। आप पहले से ही इस परीक्षण को पास करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, इसलिए समय बर्बाद न करें। हम सीधे दूसरे परीक्षण पर जाएंगे। संभावित परीक्षण, झाओ ने समझाया। संभावित परीक्षण। जुवान युवान ने मूनवेस्ट सिटी में परीक्षण पत्थर के बारे में सोचा और उत्सुकता से पूछा कि क्या ये समान था। परीक्षण का उद्देश्य आपकी क्षमता का अनुमान लगाना है। यदि आप अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, तो भले ही आप एक जंगली योद्धा हो, आपको एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा ऐसा है। झाओ मैनफेंग ने जुवान युवान को विशाल कमरे में ले जाया। ये कम से कम 30 वर्ग मील का था। एक बड़ी जगह होना जरूरी था, क्योंकि कभी कभी हजारों लोग अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए आते थे, क्योंकि वहां 8 मिलियन से ज्यादा बाहरी शिष्य थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे जल्द ही एक पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंच गए। जुवान युवान आश्चर्यचकित था। मैंने सोचा था कि आंतरिक हॉल केवल कुछ बड़े कमरे हैं, लेकिन यह इतना बड़ा था कि इसके अंदर पहाड़ भी थे। संप्रदाय वास्तव में प्रभावशाली था। पहाड़ों के भीतर बहुत सारी रोशनियां फूट रही थी, जो आसमान को रंग बिरंगी बिजली की तरह जगमगा रही थी। झाओ मैनफेंग ने एक रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक जंगली क्षेत्र की रोशनी है। शिष्य ने अपनी पूरी शक्ति से जमीन पर प्रहार किया और जो रोशनी निकली वह पहाड़ से ही निकली। वह इस जीवन काल में ही जंगली क्षेत्र तक पहुंच सकता है। आंतरिक शिष्य बनने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वह राजा क्षेत्र का प्रकाश है। उस शिष्य में राजा योद्धा बनने की क्षमता है। सभी आंतरिक शिष्यों के लिए यही मुख्य बात है। यह महागुरु के दायरे का प्रकाश है। जो लोग इस प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं, वे सभी प्रतिभाशाली हैं। वे अंततः सच्चे शिष्य या आंतरिक संप्रदाय के नेता बन सकते हैं। शाही और सम्राट लाइट भी हैं, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल बहुत ही दुर्लभ प्रतिभाएं ही उन लाइटों को प्रकट कर सकती हैं। बेशक जियान लाइट भी है। सच्चे शिष्य फंग ली ने कुछ साल पहले एक जियान लाइट को उजागर किया था। कई उच्च अधिकारी उसे पोषित करना चाहते थे। अंत में वह पवन के जियान का शिष्य बन गया। उसने हाल ही में कुछ दिन पहले शाही लड़ाकू क्षेत्र हासिल किया है। जब अचानक पीछे से एक आदमी बोला तो जुवान युवान ने जोर से सिर हिलाया। हा, मोटे झाओ, एक बाहरी शिष्य को ये सब समझाने का क्या मतलब है? ये समय की बर्बादी है। ठीक है, अगर तुम समझाते भी रहो तो भी लड़का अपनी प्रतिभा नहीं बढ़ा पाएगा। परीक्षा में बड़ा बनने की कल्पना करना बंद करो। ये तुम्हारे लिए असंभव है।
फैटी, तुम बेकार हो। इतने सालों में तुम एक भी प्रतिभाशाली शिष्य को भर्ती करने में कामयाब नहीं हो पाए। तुम्हें जल्द ही इन हॉल से निकाल दिया जाएगा। तुम बाहरी संप्रदाय में वापस क्यों नहीं चले जाते जहां तुम हो? शियाओटियन और जियांग तियान, जिन्हें मैंने भर्ती किया था, दोनों को शाही क्षेत्र का प्रकाश मिला। वे निश्चित रूप से भविष्य में खुद को कुछ बनाएंगे। आपने पिछले वर्षों में किसे भर्ती किया है? आप इस दर पर कभी भी एल्डर नहीं बन पाएंगे। ये सही है। यहाँ तक कि अधिकांश बाहरी शिष्य भी आपसे बचते हैं। वे ऐसे मोटे आदमी से जुड़ना नहीं चाहते जो प्रतिभाओं को पहचान नहीं सकता। आप बहुत असफल हैं। आपके द्वारा भर्ती किए गए सभी शिष्य खदान परीक्षण में असफल हो गए। आप एक परीक्षक के लिए एक खेदजनक बहाना है। जुवान युवान ने अन्य परीक्षकों पर भौहें चढ़ाई। झाओ मैनफेक की तरह वे सभी चरम जंगली लड़ाके थे। उनके बीच एकमात्र अंतर ये था कि वे दुबले पतले थे, जबकि झाओ मोटा था। झाओ मानफेंग शर्म से फर्श पर नीचे देखने लगा। उसे शर्म आ रही थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह सच था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवान युवान ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। परीक्षक के रूप में उनके योग्यता अंक और संप्रदाय में योगदान की गणना उनके द्वारा अनुशंसित शिष्यों की क्षमता के आधार पर की जाती थी। चूंकि परीक्षक का मुख्य काम प्रतिभा की गहरी नजर रखना था, इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका था। जब वे एक निश्चित मात्रा में योग्यता अंक जमा कर लेते, तो उन्हें एक बुजुर्ग के रूप में नामित किया जा सकता था। संप्रदाय में हर जगह संघर्ष और प्रतिस्पर्धा थी, यहाँ तक कि परीक्षकों के बीच भी। जुवान युवान को झाओ मैनफेक के बारे में काफी अच्छी धारणा थी, इसलिए उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे लोग उसे धमका रहे थे। अगर मैं कम से कम शाही क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं, तो आप सभी उसे बुजुर्ग बनने में मदद क्यों नहीं करते? जुवान युवान ने प्रस्ताव रखा। परीक्षक हंस पड़े। बेवकूफी भरी बात है। जो भी हो, अगर तुम शाही दायरे की रोशनी पैदा कर सकते हो, तो हम उसे एक बुजुर्ग बनने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मोटे को इन हॉल छोड़ना होगा। झाओ को आश्चर्य हुआ कि जुवान युवान उसका बचाव कर रहा था। इन सभी वर्षों में वह अपने वजन के कारण अन्य परीक्षकों द्वारा तंग किया गया था और इससे तंग आ रहा था। वह जुवान युवान की हरकतों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने जोर से चिल्लाया, हम शर्त लगाएंगे। मेरे पास 5 मिलियन मेरिट पॉइंट हैं, ये सब कुछ है जो मैंने पिछले 20 वर्षों में बचाया है। मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर वह शाही क्षेत्र की रोशनी नहीं दिखा पाता, तो मैं अपने सभी मेरिट पॉइंट सौंप दूंगा और चला जाऊंगा। अगर वह ऐसा कर सकता है, तो आप में से प्रत्येक को 1 मिलियन पॉइंट सौंपने होंगे। कैसा रहेगा? पांचों परीक्षक और भी जोर से हंसे। तुम पागल हो। ये सिर्फ 10 लाख अंक है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि एक मोटा आदमी कैसा दिखता है जब वह सब कुछ हार जाता है। हम में से प्रत्येक के पास 10 मिलियन से अधिक मेरिट पॉइंट हैं। हम जुआ खेल सकते हैं, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? तो फिर हम शर्त को और भी बड़ा क्यों नहीं कर देते? चलो शर्त को बढ़ाते हैं ताकि आपके सभी योग्यता अंक इसमें शामिल हो जाएं। अगर हम हार गए, तो मैं बाकी का भुगतान कर दूंगा। जुवान युवान ने कहा, क्या तुम्हारे पास भी कोई पॉइंट है? उनमें से एक ने जुवान युवान पर व्यंग्य किया। जुवान युवान ने अपने उपकरणों की शक्ति को छिपाया था, इसलिए उस आदमी ने मान लिया कि वह कोई मामूली आदमी नहीं है। जुवान युवान ने 5 क्रिस्टल निकाले जिनकी कीमत 5 मिलियन किंग कॉइन थी, मानो ये कुछ भी नहीं था। मेरे पास इसके बदले बहुत सारा पैसा है। 5 मिलियन किंग कॉइन, ये बहुत बड़ी रकम थी। वे इतनी आसान शर्त के साथ इतनी बड़ी रकम पाकर बहुत खुश होंगे। वे अनुभवी परीक्षक थे, वे जानते थे कि शाही साम्राज्य की रोशनी कितनी कम दिखाई देती है। आमतौर पर ऐसी प्रतिभाएं जो ऐसी रोशनी को उजागर कर सकती थी, वे शक्तिशाली पृष्ठभूमि या प्रभावशाली परिवारों से होती थी। आम लोगों के पास आमतौर पर अपनी प्रतिभा को पोषित करने के लिए संसाधन नहीं होते, जिससे उनकी प्रतिभा कमजोर हो जाती है। उन सभी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने सोना पा लिया हो। हम ये कर लेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 96 7 रंग का प्रकाश। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण 7 रंग का प्रकाश। एड्स बाय पब फ्यूचर। पांचों परीक्षकों में सबसे अमीर व्यक्ति के पास 28 मिलियन मेरिट पॉइंट थे। वह वही था जिसने शियातियान और जियांग तियानकू को आंतरिक शिष्यों में भर्ती किया था। तब से कई बाहरी शिष्य उसके पास सिफारिश करने के लिए भीख मांगने आए। उन्हें लगा कि उनके पास उनके टेस्ट पास करने की संभावना बढ़ाने के लिए गुप्त तरकीबें हैं। उनमें से कई ने उसकी सिफारिश पाने के लिए अपने मेरिट पॉइंट से उसे भुगतान किया। बाकी 4 के पास कुल 60 मिलियन अंक थे। कुल 88 मिलियन मेरिट पॉइंट्स जमा करने में उन पांचों को 1 दशक से ज्यादा का समय लगा।
मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल न केवल यंत्रों, दवाओं, अमृत और क्रिस्टल के लिए किया जा सकता था, बल्कि उन्हें संप्रदाय के भीतर उच्च पद के लिए भी बदला जा सकता था। उन्हें परीक्षा के लिए एल्डर बनने के लिए 100 मिलियन पॉइंट्स की जरूरत होगी। मार्शल अभ्यासियों के रूप में उनके पास अपनी साधना को तेजी से सुधारने का ज्यादा मौका नहीं था। इसलिए अपनी स्थिति में सुधार करना ही उनके लिए संप्रदाय के भीतर सीढ़ी चढ़ना जारी रखने का एकमात्र तरीका था। झाओ मानफेंग ने जुवान युवान की बात सुनकर उसे विस्मय से देखा। इससे पहले किसी ने उसकी मदद करने के लिए इतना जोखिम नहीं उठाया था। बदले में उसने अपना पूरा भरोसा जुवान युवान पर रख दिया। जाओ उन्हें दिखाओ, उसने कहा। जुवान युवान मुस्कुराया। उसने अपने अंदर की भक्षण करने वाली शक्ति को बुलाया। भक्षण करने वाली शक्ति ने उसके अस्थि पंजर, शिराओं, हड्डियों, मांसपेशियों और उसके छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसका शरीर एक ब्लैक होल की तरह था, जो सारी क्यूई को अपनी ओर खींच रहा था। जुवान युवान की लड़ाई करने वाली क्यूई आसपास से खींची गई क्यूई की भारी मात्रा से ढकी हुई थी। उसने स्वर्गीय ड्रैगन की पुस्तक से स्वर्गीय ड्रैगन ब्रेकिंग ग्राउंड चाल का उपयोग करके पहाड़ पर मुक्का मारा। जैसे ही उसने मुक्का मारा, जुवान युवान के पीछे 96 ड्रैगन की छायाएं दिखाई दी। 6 परीक्षक ये दृश्य देखकर दंग रह गए। एक जंगली योद्धा के पास 96 ड्रैगन की ताकत है। यह असंभव है। लेकिन इससे भी अधिक अभूतपूर्व घटना घटी। जुवान युवान का मुक्का जमीन पर लगा और उसकी इच्छा शक्ति, आत्मा और हृदय पहाड़ के साथ गूंज उठे। पूरा पहाड़ हिलने लगा। रोशनी के साथ स्तंभ आसमान में उठे। एक लाल, सुनहरा, हरा, नीला, सियान और बैंगनी रंग आसमान में फैल गया और बाकी सब कुछ डूब गया। 7 रंगों वाली रोशनी, ये जियान रोशनी है। झाओ मानफेंग उत्साह से हिंसक रूप से कांप उठा। प्रत्येक रंग एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। उन सभी रंगों के संयोजन का मतलब था कि जुवान युवान में जियान बनने की क्षमता थी। 5 परीक्षकों के चेहरे पीले पड़ गए। संभव नहीं, मैंने सिर्फ फंगली को 7 रंगों वाली रोशनी पैदा करते देखा है। वो पवन आत्मा का पुनर्जन्म है, लेकिन ये लड़का कुछ खास नहीं है। नहीं 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 नहीं, किसी भी जुआरी की तरह जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, उन्होंने अपना विवेक खो दिया और निराशा से भर गए। योजक चिन्ह। पहाड़ों के बीच से कई चीखें हवा में गूंज रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, ऐसा लगता है कि एक और प्रतिभा संप्रदाय में शामिल हो गई है। बिजली, इस शिष्य को मुझसे छीनने की हिम्मत मत करना। पिछली बार फंगली को पुरानी हवा ने छीन लिया था। यह मेरा है। बकवास, फायर। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जी पाया, मुझे ही इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। उम्र से ताकत नहीं मिलती। ये शिष्य मेरा होगा। जिन सभी जियान लोगों के पास शिष्यों की कमी थी, वे इस संप्रदाय में शामिल हो गए। योजक चिन्ह। कई सच्चे शिष्यों के मन में भी योजनाएं थी। एक और, क्या फंग लाई पर्याप्त नहीं है? संप्रदाय के नेता के पद के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धा। मुझे इस शिष्य के साथ मित्रता करनी होगी, या फिर मुझे उसे बड़ा होने से पहले ही मार डालना होगा। कौन जानता है कि वह माइन परीक्षण में जीवित बच पाएगा या नहीं। वे अपने मन में रिश्वत और हत्या के सभी प्रकार की योजनाएं बना रहे थे। बेहतर होगा कि जुवान युवान को मार दिया जाए, इससे पहले कि उसकी ताकत बढ़ जाए और वह खतरा बन जाए। योजक चिन्ह। तुम शर्त हार गए। अपने सभी योग्यता अंक सौंप दो। जुवान युवान ने परीक्षकों से कहा। वे सभी अभी भी सदमे में थे। कई मिलियन में से केवल एक में ही जियान बनने की क्षमता होती है, और वे इतने बदकिस्मत थे कि उन्होंने इस एक के खिलाफ शर्त लगाई। झाओ मानफेंग संप्रदाय में सबसे उत्साहित व्यक्ति था। उसने एक टोकन निकाला और कांपते हुए कहा, भाई जुवान युवान, यह आपकी निशानी है। कृपया इस पर अपना खून गिराएं और इसे 3 दिन के समय में माइंड टेस्ट में शामिल होने के लिए लाएं। जब आप उस टेस्ट में पास हो जाएंगे, तो आप संप्रदाय के आधिकारिक आंतरिक शिष्य बन जाएंगे। जुवान युवान ने टोकन लिया और तुरंत अपनी उंगली काटकर उस पर अपना खून गिरा दिया। फिर वह परीक्षकों की ओर मुड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप पैसे नहीं चुकाएंगे? उसने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, कई अलग अलग सेनाएं पहले ही आ चुकी थी। जो लोग आए थे, वे सभी ग्रैंड मास्टर रियलम सेनानी थे, जिनमें कुछ शाही सेनानी भी थे। परीक्षकों ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर कहा, आंतरिक संप्रदाय के प्रमुख और आंतरिक संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को नमस्कार। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा है ना? मुखिया ने जुवान युवान की ओर देखा। जुवान युवान अभी भी एक बच्चा था और उसका व्यवहार कुछ साल पहले फंगली जैसा था। बहुत बढ़िया, झाओ मैनफेंग, आपने उसे भर्ती करने में बहुत बढ़िया काम किया है। आपने इनाम कमाया है। मुखिया ने तुरंत झाओ मैनफेंग को 50 मिलियन मेरिट अंक दिए। अब आप संप्रदाय के परीक्षा प्रमुख होंगे। झाओ मानफेंग को लगा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। धन्यवाद, उसने झुककर प्रणाम किया।
जुवान युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे परीक्षकों ने मुझसे शर्त लगाई थी और कहा था कि अगर मैं शाही रोशनी दिखा सकता हूँ, तो उन्हें मुझे अपने योग्यता अंक देने होंगे। मुझे संदेह है कि वे इसे अस्वीकार करने की हिम्मत करेंगे। वे सभी भयभीत थे और उन्होंने तुरंत अंक स्थानांतरित करने के लिए अपने टोकन निकाले। 88 मिलियन योग्यता अंक अब जुवान युवान के कब्जे में थे। उन्होंने झाओ मैनफेंग को 5 मिलियन अंक और दिए। झाओ मैनफेंग के चेहरे पर भय का भाव दिखा। बड़े भाई जुवान, मैं आपकी वजह से परीक्षा में बड़ा बना हूं, मैं ऐसा तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता। झाओ मैनफेंग ने कहा, संप्रदाय में किसी की शक्ति और क्षमता उसकी स्थिति निर्धारित करती है, इसलिए झाओ मैनफेंग ने जुवान युवान को बड़ा भाई कहा। तुम इसके लायक हो। हम दोनों ने शर्त लगाई थी, याद है। मैं दूसरों का फायदा उठाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जुवान युवान मुस्कुराया। फिर वह धीरे से संप्रदाय के उच्च पदाधिकारियों की ओर मुड़ा। आंतरिक संप्रदाय के प्रमुख और वरिष्ठ जनों को नमस्कार। अच्छा, जुवान युवान। वे जुवान युवान के शिष्टाचार से बहुत संतुष्ट थे। फंगली का स्वभाव अहंकारी था और वह खुद को दूसरों से कम नहीं समझता था। दूसरी ओर जुवान युवान सम्मान देकर अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व को समझता था। शायद भविष्य में वह संप्रदाय के भीतर फंगली से भी अधिक शक्तिशाली बन जाए। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो मैं न्यायपीठ की ओर जाना चाहता हूँ। भाई झाओ, कृपया रास्ता दिखाओ। जुवान युवान मुस्कुराया। मुखिया और बुजुर्गों की जिज्ञासा शांत हो गई और वे तुरंत वहां से चले गए तथा परीक्षकों को अचंभित छोड़कर चले गए। झाओ मैनफेंग ने न्यायपीठ की ओर जाते समय आंतरिक संप्रदाय के मामलों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 97। अधिक योग्यता अंक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण। अधिक योग्यता अंक। एड्स बाय पब फ्यूचर। आंतरिक संप्रदाय के मुखिया का नाम बू जिंगशा था। वह एक कुशल नेता और व्यवसाय है जिसने संप्रदाय को बहुत सारा धन दिया। हालांकि उसने आंतरिक संप्रदाय के मुखिया से भी ऊंचे पद के लिए लक्ष्य बनाया था। मैंने सुना है कि जब वह पहली बार आंतरिक शिष्य बना तो उसने एक शाही प्रकाश उत्पन्न किया। झाओ मैनफेग ने बहुत विस्तार से समझाया और जुवान युवान को संप्रदाय के कामकाज के बारे में बताया। माइंड टेस्ट शिष्यों के लिए खुद को परखने का एक दुर्लभ अवसर है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। खदान पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मुंह हैं जिन्हें संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने पकड़ लिया और शिष्यों को खुद को परखने के लिए वापस ले आए। खदान अपने आप में एक जटिल भूल भुलैया है। आम लोग एक बार अंदर खो जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकते। जब तक कि कोई व्यक्ति पृथ्वी या पत्थर की तकनीक में कुशल न हो, वे खो ही रहेंगे। शिष्यों को आंतरिक शिष्य के रूप में योग्य होने के लिए एक निश्चित मात्रा में मोको मारना और कई लड़ाकू पत्थर, जेड या क्रिस्टल वापस लाना आवश्यक है। मुझे आप पर विश्वास है। यह सुनकर जुवान युवान को भी ज्यादा सुकून मिला। अधिग्रहण की पुस्तक उसे इस तरह के काम में मदद कर सकती है। अगर वह नई खदानें ढूंढकर उन्हें खोद सकता है तो उसे लड़ाई के लिए जेड और क्रिस्टल के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सपने देखना बंद करो बेटा। हम दोनों को अपनी शक्ति बहाल करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। भले ही खदान उनसे भर जाए, फिर भी तुम्हें और अधिक लड़ाकू पत्थर, जेड और क्रिस्टल खरीदने होंगे। लालच ने जुवान युवान की साजिश को भांपते ही उसके सपनों को कुचल दिया। मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? तुम दोनों बहुत लालची हो। जुवान युवान ने शिकायत की। जब हम अपनी बिजली बहाल कर देंगे तो आपको भी अपना हिस्सा मिलेगा। आप वह नहीं खरीद सकते जो हम दे रहे हैं, इसलिए शिकायत करना बंद करें। लालच ने मुस्कुराते हुए कहा। लालची बूढ़ा बदमाश, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। झाओ मैनफेंग ने जुवान युवान को घुमावदार सड़कों से होते हुए न्यायपीठ तक पहुंचाया। यह मुंस्की शहर के स्टैंड जैसा ही था, जिसमें 4 विशाल स्तंभ थे जिन पर स्वर्गीय ड्रैगन खुदे हुए थे, और बीच में जंजीरों द्वारा समर्थित 2 चेहरे वाली मूर्ति थी। मूर्ति के एक तरफ गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी, जबकि दूसरी तरफ तीखे दांतों वाला एक भयानक चेहरा था। वहां बहुत से आंतरिक शिष्य अपनी योग्यता के बदले में कुछ चीजें लेने के लिए कतार में खड़े थे। वे सभी इंतजार करते हुए बातें कर रहे थे। क्या तुमने इसे देखा है? यह एक जियान लाइट थी। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन था। संप्रदाय निश्चित रूप से उन्हें बहुत सारे लाभ देगा। काश मैं भी उस तरह से पोषित हो पाता। ये सही है। मुझे जियान लाइट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शाही लाइट ही बढ़िया रहेगी। तो क्या हुआ? वह अभी भी एक और शिष्य ही है। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ नाराज थे। जुवान युवान ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। झाओ मैनफेग और जुवान युवान स्टैंड पर चले गए। ठीक है, अगर यह मोटा नहीं है झाओ, तुम न्यायपीठ तक क्यों आए? क्या तुम आजकल मोको मारने के लिए चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हो?
एड्स बाय पब फ्यूचर। बस खुश रहो कि तुम एक परीक्षक हो। अगर तुम्हें एमओ से लड़ना पड़ा तो तुम मारे जा सकते हो। उसकी जिंदगी आसान नहीं है। कोई भी लड़की उसे कभी नहीं चाहेगी। वह बस एक अकेला और उदास जीवन जी रहा है। हा हा हा। झाओ मानफेंग को उनके कठोर शब्दों की आदत थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। किसी ने जुवाना युवान को भी देखा, जो उसके पीछे खड़ा था, और हंसा। फैटी, क्या ये कोई शिष्य है जो तुम्हें मिला है? क्या वह ग्रैंडमास्टर जैसा प्रकाश भी पैदा कर पाया? ये तो असामान्य बात है। क्या तुम इस बात पर भरोसा कर रहे हो कि जब वह ग्रैंडमास्टर फाइटर बनेगा तो वह तुम्हारा ख्याल रखेगा? खैर, बहुत से लोगों में ग्रैंडमास्टर बनने की क्षमता होती है, लेकिन संप्रदाय में जीवित रहना कठिन है। उसे माइंड टेस्ट के दौरान अपनी पीठ पर नजर रखनी चाहिए। जुवाना युवान ने उन पर नजर डाली। उनमें से ज्यादातर जंगली क्षेत्र के लड़ाके थे, कुछ राजा क्षेत्र के लड़ाके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ जीवित रहना मुश्किल था। शिष्यों के बीच कई संघर्ष थे, इसलिए जुवाना युवान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वे न्याय मंत्री के पास चले गए। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जो मून्स की शहर में मिले लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसका नाम बैजहान था, और वह ताइबाई ट्रेडिंग सेंटर से था। बाईजान भाव शून्य था। उसने झाओ मैनफे की ओर देखा और कहा, तुम क्या आदान प्रदान करना चाहते हो? जुवाना युवान ने कहा, योग्यता अंक। निम्न श्रेणी के पृथ्वी यंत्र के टुकड़े से मुझे कितने अंक मिल सकते हैं? ये गुणवत्ता पर निर्भर करता है, बैजन ने कहा। जुवाना युवान ने सबसे कम गुणवत्ता वाला एक उपकरण निकाला। बाईजान ने उसे देखा, ये सबसे निम्न प्रकार का पृथ्वी उपकरण है। इसकी कीमत 200,000 योग्यता अंक है। कई लोग उस यंत्र को देखकर हंस पड़े। हाँ, क्या बकवास है। इसे यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है कि यह बच्चा भी तुम्हारे जैसा ही मूर्ख है, झाओ मानफेंग। मैंने सोचा कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ दिलचस्प होगा। परीक्षकों का दर्जा आंतरिक शिष्यों से कम था। उनका मजाक उड़ाया जाना सामान्य बात थी। लेकिन झाओ मैनफेंग को हाल ही में एक एल्डर के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो एक सम्माननीय पद था। फिर भी उन्होंने उपद्रवियों से कुछ नहीं कहा। भौंकना बंद करो, ये बेकार कुत्तों का झुंड है, जुवाना युवान ने चिढ़कर कहा। उसे ऐसे बेकार लोगों से घृणा थी। तुम मरना चाहते हो? कुछ राजा सेनानी उसके शब्दों से भड़क गए, लेकिन उन्होंने एक मंत्री के सामने लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं की। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बाद में तुम्हारे कचरे से निपट लूंगा, जुवाना युवान ने कहा। फिर उसने निचले दर्जे के धरती के उपकरणों के 150 टुकड़े निकाले जो उसने स्टैंड पर जमा किए थे। उसने उन उपकरणों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कुछ भी नहीं थे। 30 मिलियन योग्यता अंक। फिर उसने मध्यम श्रेणी के पृथ्वी उपकरणों के अन्य 34 टुकड़े निकाले। 60 मिलियन योग्यता अंक। कोई व्यक्ति कुछ वाद्ययंत्रों को पहचानने में सक्षम था। क्या ये सिस्टर बिफू के वाद्य नहीं है? ये तुम्हारे पास कैसे हैं? वह चिल्लाया। जुवाना युवान ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात बीच में रोकी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वे सभी अचानक जुवाना युवान द्वारा छोड़े गए दबाव से भयभीत थे। वे सभी स्तब्ध होकर चुप हो गए। फिर जुवाना युवान ने 98 लाल सांप अमृत, 61 5 रंगीन सांप अमृत और 6 सिर वाले सांप अमृत निकाले। देखने वाले सभी लोग विश्वास से परे हैरान थे। क्या उस लड़के ने उन सभी जानवरों को मार डाला? केवल एक राजा वर्ग का 6 सिर वाला सांप ही उन अमृतों का उत्पादन कर सकता था। क्या वह एक को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत था? यहाँ तक कि बैजहान भी इस तमाशे को देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी उसने शांतिपूर्वक एक पल में उनकी कीमत की गणना की। 98 लाल सांप अमृत, वे 1.8 मिलियन योग्यता अंक है। 61 5 रंग के सांप अमृत, वे 12 मिलियन योग्यता अंक के लायक है। 6 सिर वाले सांपों के अमृत, वे 66 मिलियन योग्यता अंक के बराबर है। फिर जुवाना युवान ने लड़ाई की अंगूठियों से गोलियां, दवाइयां और अन्य सामान निकालना शुरू कर दिया, जिनकी उसे अब जरूरत नहीं थी, और सिर्फ जिंगयुन की अंगूठी ही बची। ये वह अंगूठी थी जिसमें सबसे ज्यादा भंडारण स्थान था। बैजन अचानक आई वस्तुओं की बाढ़ से अचंभित रह गया। उसने आखिरकार घोषणा की, कुल 180 मिलियन मेरिट पॉइंट। एक बार में 100 मिलियन से ज्यादा पॉइंट एक्सचेंज करने पर आपको 10% अतिरिक्त मिलेगा, यानी 198 मिलियन मेरिट पॉइंट। क्या आप अपने पॉइंट लेने जा रहे हैं या किसी चीज के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं? बैजन ने कहा। सभी दर्शक अचंभित थे। वे 198 मिलियन मेरिट पॉइंट की अवधारणा को समझ नहीं पाए। वे अपमान का एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जुवाना युवान ने अपनी दौलत किस्मत से और मृतकों से दौलत का एक एक औंस लूटकर इकट्ठा की थी। दौलत के ऐसे अजीब प्रदर्शन को देखकर दंग रह जाना जायज ही था। मैं हर चीज को लड़ाई के क्रिस्टल में बदलना चाहता हूँ, जुवाना युवान ने कहा। लालच की शक्ति को बहाल करना पहली प्राथमिकता थी। जब वे योग्यता अंकों का आदान प्रदान कर रहे थे, तो भीड़ में से कोई व्यक्ति संदेश देने के लिए बाहर आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 98 दुष्ट स्त्री। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण, दुष्ट महिला, एड्स बाय पब फ्यूचर। निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का एक जिन 10,000 योग्यता अंक है, मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल का एक जिन 50,000 योग्यता अंक है, उच्च श्रेणी के क्रिस्टल का एक जिन 200,000 योग्यता अंक है और शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल का एक जिन 500,000 योग्यता अंक है। बैजान ने शांति से समझाया। जुवान युवान शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल की कीमत से हैरान था, लेकिन उसे केवल संप्रदाय के माध्यम से ही सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले क्रिस्टल मिल सकते थे। बाहर से खरीदे जाने पर क्रिस्टल अधिक महंगे होंगे। जुवान युवान अभी भी तय कर रहा था कि क्रिस्टल के बदले में कुछ लेना है या नहीं, तभी लालच ने कहा, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? जितना हो सके उतना खरीद लो। शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल हमें कुछ समय तक बनाए रखेंगे। मैं क्रिस्टल की मदद से तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा पाऊंगा। क्या तुम भक्षण तकनीक के बारे में और अधिक सीखना चाहते हो? यदि मेरी शक्ति बहाल नहीं हुई, तो असीमित योग्यता अंक रखने का कोई मतलब नहीं है। संप्रदाय में कोई भी ज्ञान तकनीक मेरी दी गई तकनीकों की तुलना नहीं कर सकती। लालच जुवान युवान को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था। मुझे ज्ञान तकनीक के बदले में कितने योग्यता अंक चाहिए? जुवान युवान ने बाईजान से पूछा। 3,000 मिलियन योग्यता अंक। बाईजान के शब्द जुवान युवान के लिए आखिरी तिनका थे। मैं इसे 562 जिन के बदले में शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल के साथ बदल दूंगा। बैजहान ने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो इतनी बड़ी मात्रा में क्रिस्टल के बदले में कुछ देगा, लेकिन वह अन्य लोगों के इरादों का न्याय नहीं करेगा। आपके पास इतने क्रिस्टल के लिए पर्याप्त योग्यता अंक नहीं है। जुवान युवान ने 83 मिलियन मेरिट पॉइंट निकाले जो उसने अभी जीते थे। फिर कुछ मेरिट ड्रैगन प्रकट हुए और उभरे। बैजान ने शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल के 618 जिन को बुलाया। यहाँ 618 जिन के शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल हैं, क्योंकि आपने 100 मिलियन से अधिक का व्यापार किया है, इसलिए आपको 10% अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाता है। 200 मिलियन से अधिक के आदान प्रदान के लिए आपको 20% अतिरिक्त पुरस्कार भी दिया जाता है। कड़ी मेहनत करें। बैजान ने आखिरकार मुस्कुराया और जुवान युवान को क्रिस्टल सौंप दिए। धन्यवाद। उसने उन्हें अपनी अंगूठी के अंदर रख लिया और ग्रीड ने उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए काम करेगा। जुवान युवान ने आह भरी और लालच से पूछा, अपनी सारी शक्ति बहाल करने के लिए आपको कितने शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप मेरी सभी यादों की उत्पत्ति पा सकते हैं या नहीं, तो मुझे लगभग 3 क्वाड्रिलियन की आवश्यकता होगी। मुझे सटीक संख्या नहीं पता। लालच बहुत निश्चित नहीं था। उसके जवाब के बाद जुवान युवान क्रोधित हो गया। क्वाड्रिलियन, ये कितना था? वह लालच को मारना चाहता था। मैं उन सभी क्रिस्टल को वापस कर दूंगा। तुम बेकार के कमीने हो। जुवान युवान को लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। कृतघ्न बच्चे, आप बाईजान से पूछ सकते हैं। 300 मिलियन मेरिट पॉइंट 1 स्टार जियान तकनीक के बदले में मिलेंगे। जियान तकनीकों को रैंक करने पर कुल 10 स्टार होते हैं। अगली क्लास में जाने के लिए तकनीक को 10 स्टार से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। भक्षण तकनीक एक ताऊ क्लास तकनीक है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ कमजोर और बेकार चीज दूंगा? लालच जुवान युवान के साथ व्यवहार करते समय अधीर था, लेकिन जुवान युवान एक अनुभवहीन पूर्व भिखारी था। वह ऐसी चीजों के बारे में बहुत अनभिज्ञ था और केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित करता था। जुवान युवान ने बाईजान की ओर रुख किया। 5 सितारा जियान तकनीक के बदले मुझे कितने योग्यता अंक चाहिए होंगे? 3 ट्रिलियन। जुवान युवान को आखिरकार लालच की बातों में तर्क समझ में आ गया। लालच के पास जो तकनीकें थीं, वे 5 सितारा जियान तकनीक से कम नहीं थीं, यहां तक कि यादों की उत्पत्ति के बिना भी। लालच को उसकी शक्ति बहाल करने के लिए खिलाना ज्यादा उचित होगा, बजाय इसके कि योग्यता अंक एकत्र करके संप्रदाय से तकनीक खरीदी जाए। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कितना अच्छा हूं, है ना? लालच ने व्यंग्य किया। जुवान युवान ने अपनी आंखें घुमाई। बड़े झाओ, क्या मेरे रहने के लिए कोई जगह व्यवस्थित है? उसने झाओ मैनफेंग से पूछा। बेशक, यह आंतरिक संप्रदाय में है। आपको केवल अपने टोकन में QE इंजेक्ट करने की आवश्यकता है और यह आपको आपकी जगह तक ले जाएगा। झाओ ने सिर हिलाया। जुवान युवान मुस्कुराया। अच्छा, तो मैं 3 दिन बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मुझे माइंड टेस्ट की तैयारी करनी होगी। उसने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक 1 दर्जन राजा क्षेत्र के लड़ाके दिखाई दिए। समूह के बीच में एक लड़की थी। वह गुस्से में दिख रही थी और जुवान युवान को ठंडी निगाहों से घूर रही थी। स्पष्ट रूप से वे सभी उसके साथ उसके पारिवारिक संबंधों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए थे, लेकिन उनका उपयोग केवल लड़की द्वारा किया जा रहा था। वह वही है। उसे मार डालो। वह लड़की बिफू थी, जिसे जंगल के अंदर जुवान युवान ने नंगा कर दिया था।
उसे कभी इस हद तक अपमानित नहीं किया गया था। जुवानयुवान ने उससे उसकी सारी संपत्ति भी लूट ली थी। जुवानयुवान ने जहां भी गया सब कुछ लूट लिया। उसके पास फंगली द्वारा दिए गए 5 मिलियन राजा सिक्के थे, 2.22 मिलियन जो उसने दूसरों से लूटे थे और 2.6 मिलियन बिफू से। इसलिए भले ही उसके पास अब कोई योग्यता अंक नहीं था, फिर भी वह बहुत अमीर था। अगर यह बहन बिफू नहीं है, मैं सलाह दूंगा कि आप इतना अनुचित व्यवहार न करें। बस भूल जाओ कि पहले क्या हुआ था, अन्यथा अगर मैं दूसरों को बताऊंगा कि क्या हुआ, तो यह आपके लिए शर्मनाक होगा। जुवानयुवान अजीब तरह से मुस्कुराया। वे सभी राजा सेनानी राजा क्षेत्र के कमजोर पक्ष में थे। उनके पास औसतन केवल 78 ड्रैगन की ताकत थी, लेकिन उसके पास 96 ड्रैगन की ताकत थी। इसलिए उसके पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं था। बिफू बहुत क्रोधित थी। उसने पहले कभी ऐसी शर्मिंदगी का अनुभव नहीं किया था। उसे फर्श पर नग्न अवस्था में छोड़ दिया गया और उसके एक नौकर ने उसे पाया। वह भी परिवार की दूसरी महिला थी, उसे पहले कभी अपमानित नहीं किया गया था। उसे मार डालो। उसने एक साथी शिष्य को लूटा है, वह मौत के लायक है। न्यायपीठ पर न्याय के रूप में उसे मार डालो। बिफू चिल्लाया। उसे बीयूए से समर्थन मिलेगा, इसलिए वह एक नए आंतरिक शिष्य से डरती नहीं थी। और झाओ मैनफेंग, उसने भी लुटेरे की मदद करने की हिम्मत की। चूंकि वह एक परीक्षक है, इसलिए उसे मत मारो। बस उसके सारे अंग तोड़ दो और उसे बाहरी संप्रदाय में फेंक दो। जुवानयुवान को आखिरकार गुस्सा आ गया। उसे इतनी छोटी लड़की से ऐसे बुरे और घिनौने शब्दों की उम्मीद नहीं थी। वह सही और गलत में अंतर करने में माहिर थी। राजा सेनानी उनकी ओर बढ़े। अगर तुम मरना चाहते हो तो आओ। बैजान, कृपया याद रखो कि वही हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले उकसाया था। जुवानयुवान ने अपना विंड स्पिरिट भाला निकाला और अपने ड्रैगन बूट्स के साथ आगे कूद गया। उसने एक ही बार में उच्च श्रेणी के पृथ्वी उपकरणों के 2 टुकड़े सक्रिय कर दिए। वह हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा और एक छाया की तरह गायब हो गया। बेजान अवाक रह गया। फंगली की पवन आत्मा। वह कोई साधारण लड़का नहीं है, उसने सोचा। यह उसकी पवन शक्ति को परखने का एकदम सही मौका था। भाले की मदद से वह हवा में उड़ते ड्रैगन की तरह था। उसने जो विस्फोटक शक्ति छोड़ी, उससे उसके पास आने वाले योद्धा डर गए। बिफू भी इस तरह के प्रदर्शन से डर गया था। वह जुवानयुवान की ताकत को नहीं जानती थी और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक जंगली योद्धा के पास ऐसी भयावह क्षमता हो सकती है। बिजली की तरह जुवानयुवान ने पहले ही 2 राजा क्षेत्र के सेनानियों की छाती में भाला घुसा दिया था। पवन आत्मा ने उनके अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब उसने उनमें से 2 को झाओ मैनफेंग की ओर बढ़ते देखा, तो जुवानयुवान का दिल थोड़ा धड़क उठा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 99 चेहरे बदलना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, चेहरे बदलना, एड्स बाय पब फ्यूचर। आसन खतरे का सामना करते हुए झाओ मैनफेंग ने कठोर आवाज में चिल्लाया, मैं एक परीक्षा एल्ड हूँ। मुझ पर हमला करना संप्रदाय कानून का सीधा उल्लंघन है। अगर तुम एक बड़े आदमी हो तो मैं एक सच्चा शिष्य हूँ। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मोटे। राजा के लड़ाकों में से एक ने मजाक उड़ाया। वह एक लंबा चाकू पकड़े हुए था और झाओ मैनफेंग के दाहिने हाथ पर निशाना साध रहा था। उसने अचानक महसूस किया कि उसके सिर के पिछले हिस्से में हवा का एक झोंका आया। एक पल में जुवानयुवान ने अपने पवन आत्मा को शिष्य के सिर में घुसा दिया। अगले ही पल जुवानयुवान ने भाला घुमाया और झाओ मैनफेंग के जीवन के लिए दूसरे खतरे को मार डाला। पलक झपकते ही एक और व्यक्ति पहले ही मर चुका था, पीछे केवल खून का एक तालाब रह गया था। पवन आत्मा और उसके ड्रैगन बूट्स की मदद से जुवानयुवान एक उड़ते हुए ड्रैगन की तरह तेज था। राजा सेनानी, जो केवल मध्यम श्रेणी के पृथ्वी उपकरणों से लैस थे, ऐसे शक्तिशाली हमले का सामना नहीं कर सके। उसने कुछ ही पलों में उनमें से 4 को मार डाला। बाकी 8 लोग घबरा गए। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और उनमें से एक चिल्लाया, उसे मार दो। उन सभी ने अपनी क्यूई जारी की और जुवानयुवान पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, जुवानयुवान नजरों से ओझल हो गया। उनकी क्यूई जमीन पर गिर गई और एक अजीब शक्ति द्वारा अवशोषित कर ली गई। वे समझ नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था, तभी अचानक जुवानयुवान उनके सामने प्रकट हुआ। उसने 2 मीटर लंबी पवन आत्मा को उन पर फेंक दिया, स्वर्गीय ड्रैगन स्विंगिंग टेल का उपयोग करके। लोगों ने केवल एक भयावह ड्रैगन की दहाड़ सुनी। जब तक उन्होंने आखिरकार जुवानयुवान को फिर से प्रकट होते देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुवानयुवान ने अपने लंबे भाले से उन पर हमला किया और एक ही झटके में उनके अंगों को कुचल दिया। जुवानयुवान हर हमले में तेज और निर्दयी था, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। बैजन ने लड़ाई को ध्यान से देखा।
उसने अनुमान लगाना शुरू किया, धूल रहित हेलमेट, स्वर्गीय सोने का कवच, ड्रैगन बूट। वह केवल जंगली क्षेत्र में है, उसने उन उपकरणों का समर्थन करने के लिए क्यूई कहां से पाया? क्या वह वही है जिसने 7 रंगों वाली जियान रोशनी का उत्पादन किया था? एक और जियान पुनर्जन्म। झाओ मैनफेंग, उनकी सारी लड़ाई की अंगूठियां और उपकरण ले लो। उन्हें योग्यता अंकों के बदले में ले लो और पैसे अपने पास रख लो। हम अंक और पैसे आपस में बांट लेंगे। जुआन युवान ने फिर से गायब होने से पहले आदेश दिया। झाओ मैनफेंग आश्चर्य से कांप रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह इतना भाग्यशाली कैसे था कि उसे ऐसे आश्चर्यजनक व्यक्ति से सामना करना पड़ा। वह एक असली नायक था। जुआन युवान हाल ही में संप्रदाय में आया था और उसने पहले ही अपनी स्थिति स्थापित कर ली थी। फुंग ली ने भी ऐसा नाटकीय दृश्य नहीं बनाया था। झाओ मैनफेंग ने मृत लोगों से सभी उपकरण, टोकन और पैसे लूटने में शीघ्रता दिखाई। जुआन युवान ने बाकी लड़ाकों को भागने नहीं दिया। वह भूत की तरह उन पर टूट पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाकी 4 राजा योद्धा भी मारे जाने से पहले सांस नहीं ले पा रहे थे। जुआन युवान फिर से प्रकट हुआ क्योंकि उसकी क्यूई आखिरकार समाप्त हो चुकी थी। उसने ताकत बढ़ाने वाली गोली ली और बिफू की ओर मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है। तुम चाहते हो कि मैं कहां हमला करूं? बिफू तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, फिर जुआन युवान के पास घुटनों के बल पहुंची। उसने बहुत झुककर प्रणाम किया और रोई। बड़े भाई, कृपया मुझे मत मारो। मैं तुम्हें जो चाहो करने दूंगा। मैं वादा करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। जुआन युवान ने व्यंग्य किया, क्या ऐसा है? तुमने जंगल में भी यही बात कही थी और मैंने तुम्हें सिर्फ एक सबक देकर जाने दिया था। तुम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। क्या मुझे फिर से वही करना चाहिए? जंगल में जो कुछ हुआ था, उसे याद करते हुए, वह न्यायपीठ पर नग्न होने का सामना नहीं कर सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी और जुबान युवान के पैर पकड़ लिए। अब मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, कृपया मुझे मत मारना। मैंने बहुत सालों तक कड़ी मेहनत की है, मैं अभी भी मरना नहीं चाहती। जब बिफू भीख मांग रहा था, झाओ मैनफेंग ने सभी कीमती सामान एकत्र किए और उन्हें हिसाब करने के लिए बेजहान को दे दिया। 12 राजा सेनानी अमीर परिवारों से थे, उन्होंने बहुत बचत की थी। बड़े भाई जुबान युवान, यहाँ 260 मिलियन योग्यता अंक और 3.6 मिलियन राजा सिक्के हैं। झाओ मैनफेंग ने उत्साह से घोषणा की। जुबान युवान भी इस रकम से उत्साहित था। मैंने आज बहुत सारा पैसा कमाया है। मैं तुम्हें आज जाने दूंगा क्योंकि तुमने ही इतने सारे उपहार देने का फैसला किया था। जुबान युवान ने बिफू से कहा। बिफू पागल औरत की तरह घटनास्थल से भाग गई। सभी शिष्य चुप थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 12 राजा सेनानियों को वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला और सभी मारे गए। जुबान युवान अंक और पैसे को झाओ मैनफेंग के साथ बांटना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर भाई जुबान युवान न होता तो मैं बुरी तरह घायल हो जाता। मैं अंक और पैसे नहीं ले सकता। मैं एक राजा अमृत चाहता हूं जो मुझे दायरे से बाहर निकलने में मदद करे। जुबान युवान ने झाओ को भी समझाने की कोशिश नहीं की। लालच और अंडे को खिलाने के लिए बहुत सारे क्रिस्टल की जरूरत थी। जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा। इसलिए उसने शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल के दूसरे सेट के लिए आदान प्रदान किया। इसके बाद लालच से ज्यादा खुश कोई नहीं था। बहुत बढ़िया। तुम सभी प्राणियों के शरीर के लायक हो। तुम भक्षण करने वाले सम्राट के शिष्य हो और जो कुछ भी तुम्हारे सामने है, उसे तुम ले लेते हो। बहुत बढ़िया। मैं यह अमृत भाई झाओ को दूंगा, इसलिए भाई जुबान युवान को आपके अंक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईजान मुस्कुराया। झाओ मैनफेंग जानता था कि बाईजान इसका इस्तेमाल जुबान युवान का पक्ष लेने के लिए करना चाहता था। झाओ मैनफेंग ने जुबान युवान को सवालिया नजर से देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ले लो। तुम अमृत लेकर राजसी राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हें किसी मंत्री से उपहार स्वीकार करना होगा। झाओ मैनफेंग ने अमृत पी लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन में ही उसकी जिंदगी में कितना बदलाव आ गया और यह सब जुबान युवान की वजह से हुआ। वे तुरंत ही वहां से चले जाने की योजना बना रहे थे। जुबान युवान संप्रदाय में अपने पहले दिन बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, लेकिन भविष्य में परेशानियों से बचने के लिए प्रतिष्ठा को मजबूती से स्थापित करना जरूरी था। सभी दर्शक अचंभित रह गए। बैजान, एक ग्रैंडमास्टर योद्धा और न्याय मंत्री, ने जुबान युवान को उपहारों से खुश करने की कोशिश की। यह उन्हें आश्चर्यचकित करता है और उन्हें संकेत देता है कि उन्हें कभी भी जुबान युवान को नाराज नहीं करना चाहिए। कुछ ही घंटों में जुबान युवान का नाम पूरे आंतरिक संप्रदाय में जंगल की आग की तरह फैल गया। अचानक एक शक्तिशाली धारा उनकी ओर आई, साथ ही एक ऊंची हंसी भी सुनाई दी। भाई जुबान युवान, क्या शो था? आपने अपनी बहन बियुए को क्यों नहीं बताया कि आप पहले ही संप्रदाय में आ चुके हैं? मुझे आपका स्वागत करने आना चाहिए था। शक्तिशाली राजा सेनानियों का एक समूह प्रकट हुआ। बियुए ने 2 अंगों को परिष्कृत किया था और उसके पास 150 ड्रैगन शक्ति थी।
जियांग तियानकू ने 3 अंगों को परिष्कृत किया और 185 ड्रैगन शक्ति प्राप्त की। कुरिया, जो हाल ही में राजा के दायरे में आगे बढ़ा था, के पास 90 ड्रैगन की ताकत थी। एक अनाम राजा योद्धा उग्र गर्म क्यूई से उबल रहा था। उसके पास पहले से ही सभी 5 अंग परिष्कृत थे, जिसमें कम से कम 240 ड्रैगन की ताकत थी। उनके साथ कुछ और राजा सेनानी भी खड़े थे। वे पिछले समूह से ज्यादा ताकतवर थे और सभी में करीब 100 ड्रैगन्स की ताकत थी। जुवान युवान का दिल धड़क उठा। लगता है मुसीबत ने उसे पकड़ लिया है। बिफू अपनी बहन के बगल में खड़ी थी और जुवान युवान को विषैले भाव से देख रही थी। बहन, तुम्हें इस कमीने को मारना होगा। नहीं, अभी उसे मत मारो, मैं उसके मांस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी ताकि वह डरकर मर जाए। उसका दोहरा व्यक्तित्व बहुत जल्दी बदल जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 100 निर्दोष को फंसाना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण, निर्दोष को फंसाना। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाई हुताओ बहन बियुए की मदद करने आए हैं। वे योग्यता सूची में शीर्ष शिष्यों में से एक है। जुवान युवान को सबक सिखाया जाएगा। उसे यही सजा मिली। मुझे ये बच्चा पसंद नहीं है। वह कुछ ही देर में मर जाएगा। वह बहुत घमंडी है। 12 साथी शिष्यों को मार रहा है और उनसे पैसे और योग्यता अंक लूट रहा है। वह आज मर जाएगा। जो लोग कुछ क्षण पहले चुप थे, बियू के गिरोह के आने पर उन्होंने फिर से उपहास करना शुरू कर दिया। बिफू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कई बार जाने दिया है। ऐसा दोबारा नहीं होगा। जुवान युवान ने उनका सामना करते समय कोई डर नहीं दिखाया। उसने धीरे से उनके चेहरों पर नजर डाली और कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। जियांग तियानकू क्रोधित दिखे। भाई जुवान युवान, आप नियम से बाहर जा रहे हैं। आपने 12 आंतरिक शिष्यों को मार डाला। भाई हुताओ संप्रदाय के भीतर कानून प्रवर्तन दल से है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जियांग तियानकू ने जुवान युवान के हाथ में पवन आत्मा का भाला देखा और उसने तुरंत उसे पहचान लिया। फंग ली ने अपना भाला इस लड़के को दे दिया, फिर उसे मारना आसान नहीं होगा। जुवान युवान को हराने में हुताओ ही एकमात्र उम्मीद होगी। हुताओ को जियांग तियानकू की साजिश का पता नहीं था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। कुइया ने हुताओ के कान में फुसफुसाते हुए कहा। जुवान युवान को पता था कि वह उस आदमी को नीलामी में हुई घटना के बारे में बता रहा था। हुताओ ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से कहा, तुम जुवान युवान हो। जुवान युवान ने अपनी आंखें घुमाई। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ है तो कह दो। हुताओ ने अपनी क्यूई छोड़ी और जुवान युवान ने दबाव महसूस किया, लेकिन वह सीधा खड़ा रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने साथी शिष्यों को मारना बहुत बड़ा अपराध है। हुताओ ने सख्ती से कहा। वह अपने हाथों में पवन आत्मा के भाले को देखकर थोड़ा चौंक गया। फंग ली ने इस लड़के को अपने संरक्षण में ले लिया था। अगर उसे लड़के को मारना था तो उसे एक अच्छा कारण चाहिए था। अन्यथा उसका भाई होली, जो एक सच्चा शिष्य है, भी उसे नहीं बचा पाएगा। जुवान युवान को भी एहसास हुआ कि वे पवन आत्मा के भाले से डरे हुए थे। वह बाईजान की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मंत्री, क्या आप इस मामले के बारे में गवाही दे सकते हैं? वह कौन था जिसने किस पर हमला किया? बिफू ने 12 शिष्यों की एक टीम को लेकर जुवान युवान पर घात लगाने के लिए भेजा, लेकिन वे जुवान युवान द्वारा मारे गए। संप्रदाय के कानून के अनुसार शिष्यों के बीच संघर्ष को जीवन और मृत्यु के स्टैंड पर हल किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को जजमेंट स्टैंड पर हल करना भी उचित है। भाई जुवान युवान को दोषी नहीं माना जाता है। एक जंगली लड़ाके ने 12 राजा लड़ाकों को मार डाला। वह निस्संदेह एक महान प्रतिभा है। बैजन ने शांति से समझाया। हुताओ को आपत्ति करने का कोई कारण नहीं सूझा। ताइबाई ट्रेडिंग सेंटर ने फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय के साथ एक ठोस संबंध स्थापित कर लिया था। किसी ने भी बैजन की राय को चुनौती देकर उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मंत्री जी। हुताओ ने उसे थोड़ा झुकाया। फिर उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि भाई जुवान युवान ने बहन बिफू की संपत्ति क्यों लूटी। आपने ऐसा करके संप्रदाय के नियमों का भी उल्लंघन किया है। जुवान युवान मुस्कुराया। हुताओ उसे मारने के लिए एक वैध कारण चाहता था ताकि फंगली बदला न ले सके, लेकिन वह अपराध गढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो आपको बहन बिफू से पूछना चाहिए। उसने कुछ आंतरिक शिष्यों को बहन लियू जियांग का अपहरण करने के लिए इन हॉल के बाहर जंगल में ले जाया। उसने उन्हें बलात्कार करने और उसे मारने का आदेश दिया। मुझे ये बहुत परेशान करने वाला लगा, इसलिए मैंने जियांग को बचाया और बहन बिफू को सबक सिखाया। मैं तुम्हें मार डालूंगी, जुवान युवान। बिफू ने उस पर अपनी उंगली उठाई और चिल्लाया, भाई हुताओ, वह झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप इन 2 शिष्यों से पूछ सकते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। जुवान युवान ने मुझे लूट लिया। ये सही है। हमने इसे होते देखा है। वे दोनों भी परिवार के गार्ड थे।
हर कोई जानता था कि उन्हें जुवान युवान की निंदा करने का आदेश दिया गया था। भाई जुवान युवान, हमारे यहाँ गवाह है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हुताओ ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। वह एक लौकी पकड़े हुए था जिसके अंदर एक शक्तिशाली आग जल रही थी। ये लू युक्सियान के पंखे से कहीं ज्यादा विनाशकारी उपकरण था। तुम मुझे फंसाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। और क्या कहना है? बकवास बंद करो। देखते हैं कि तुम में मुझे मारने की ताकत है या नहीं। जुवान युवान ने अपने पवन आत्मा भाले को उन पर तान दिया, अहंकार से उन्हें नीचे देखते हुए। झाओ मैनफेंग ने उसकी मदद की। उसे भी मर जाना चाहिए। बिफू संतुष्ट थी। वह इस बात से नाराज थी कि झाओ मैनफेंग जुवान युवान की तरफ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। झाओ मैनफेंग ने अपना टोकन निकाला और हुताओ की ओर बढ़ाया। मैं संप्रदाय का एक सम्मानित बुजुर्ग हूँ। अगर तुम मुझ पर मुकदमा चलाना चाहते हो तो तुम्हें मुखिया और दूसरे बुजुर्गों की मंजूरी लेनी होगी। क्या मुझे उन सभी को यहाँ बुलाना चाहिए? हुताओ समेत सभी लोग चौंक गए। लेकिन उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी, आपकी पदोन्नति पर बधाई एल्डर झाओ। मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक मैं दोषी पक्ष पर मुकदमा चलाऊं, तब तक आप एक तरफ हट जाएं। झाओ मैनफेंग कुछ कहना चाहता था लेकिन जुवान युवान ने उसे रोक दिया, उसे आने दो। झाओ मानफेंग को एक तरफ हटना पड़ा। वह हस्तक्षेप करने के लिए बहुत कमजोर था। बिफू जहरीली लग रही थी। उसके पास खड़े सभी लोगों ने अपनी क्यूई जुवान युवान की ओर छोड़ी। हालांकि इससे पहले कि कुछ भी उसे लगे, जुवान युवान गायब हो गया। धूल रहित हेलमेट। वह अपनी आभा को ढाल सकता है, सावधान रहें। हुताओ ने तुरंत उपकरण को पहचान लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुवान युवान फिर से प्रकट हुआ। राजा योद्धाओं में से एक चिल्लाया, फिर उसकी गर्दन भाले से छेदी गई। पवन आत्मा के भाले ने उसकी गर्दन को मांस और खून के तालाब में बदल दिया। हुताओ क्रोधित था। उसने अपनी लौकी से जुवान युवान की ओर आग की एक धारा छोड़ी। जुवान युवान अगर धूल रहित हेलमेट को सक्रिय भी कर लेता तो भी इतने शक्तिशाली हमले से बच नहीं पाता, लेकिन उसे बचने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी जगह पर डटा रहा और उसने अपने स्वर्गीय सोने के कवच को सक्रिय कर दिया। कवच ने उसे बचा लिया लेकिन साथ ही उसे अपनी लड़ाई की आधी से ज्यादा क्यूई भी खोनी पड़ी। भले ही हुताओ कानून प्रवर्तन दल का सदस्य है, फिर भी वह खुलेआम मुझे फंसाता है। ये वाकई एक खतरनाक जगह है। जुवान युवान ने सोचा। उसने महसूस किया कि अब उस पर बहुत ज्यादा दबाव था। उसकी लड़ाई की क्यूई बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और वह लालच के पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए वह लालच की शक्ति का लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जब जुवान युवान दुविधा का सामना कर रहा था, तभी एक और भी अधिक प्रभावशाली राजा सेनानी वहां आ पहुंचा। अरे वाह, एक राजा योद्धा। हुताओ से भी ज्यादा शक्तिशाली। रुको, वह आदमी लंबा और ताकतवर था। उसने एक बड़ा हथौड़ा पकड़ा हुआ था और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे राजा के 6 लड़ाके कुचल गए। बियुए हमले का सामना करने में सक्षम था, लेकिन केवल मुश्किल से। हुताओ अकेला था जो हिल नहीं पाया। उसने आसमान की ओर देखा। भाई चेन, क्या आप मुझे कानून लागू करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।